हाँ जी, लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हुआ अपना? जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट करवा दिया था। तो कल स्टार्ट किया था राशन ये फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है सबसे पहले तो कंप्लीट किया था प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है वो कितने लिखवाए थे? 7, जो इन्होंने अपनी बुक में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में लिखा है, जिसमें अकेले डेजर्ट को इन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 भागों में, जिसमें कम वर्षा वाला भाग एरिड, इससे अधिक वाला सेमेरिड, एरिड और सेमेरिड, और जहां कैनाल पहुंच चुके हैं वो कैनाल रीजन, नहरी प्रदेश। इसके बाद में राजस्थान के मिड में गुजरात से लेकर दिल्ली वाले पार्ट में अरावली, और अरावली के ईस्ट में जहां डायरेक्शन एक यूज किए थे हमने, वहां 2 सेक्टर लिखे थे, ईस्टर्न एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रीजन। और सदर्न और ईस्ट में जहां 2 डायरेक्शन लिखे, साउथ ईस्ट, वहां केवल एक सेक्टर लिखा था एग्रीकल्चर, तो सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन। और हाड़ौती वाले पार्ट को क्या लिखा था? चंबल बेहद रीजन। इसके बाद में जो ज्योग्राफिकल फैक्टर हैं, जिसमें हमने एक तो रिलीफ फीचर यानी ऊंचावच, और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर यानी जलवायु कारक। तो रिलीफ फीचर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग राजस्थान को कितने फिजिकल डिवीजन? 4। और इन चारों के बारे में कुछ जनरल स्टडी आपको करवाई थी, जिसमें डेजर्ट का एरिया, अरावली, ईस्टर्न प्लेन और हाड़ौती, इन सब का अपना एरिया कितना है, क्योंकि ये चारों मिलके 100% राजस्थान को बनाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? डेजर्ट, 61.11%। पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा डेजर्ट के पास है, 40%। भले ही इसमें डेंसिटी कम है, जनसंख्या का दबाव सबसे कम किसके ऊपर है? जैसलमेर के ऊपर, क्योंकि उसके पास एरिया 61 है जबकि जनसंख्या ओनली 40%। लेकिन किसी भी और एरिया की तुलना में जनसंख्या वहां क्या है? मैक्सिमम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? डेजर्ट। तो डेंसिटी का हमें डायरेक्ट पता नहीं चलता, डेंसिटी का हमें एरिया से कंपैरिजन करने पे पता चलता है। जैसे इसका एरिया बड़ा है और जनसंख्या कम है, तो इसका मीनिंग यहाँ डेंसिटी सबसे कम है। तो राजस्थान के, जैसे हम पढ़ेंगे आगे पॉपुलेशन वाला एक टॉपिक आएगा आपका, कि राजस्थान में सबसे कम जनघनत्व है, मिनिमम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस जिले में है? तो सबसे कम जनघनत्व उस जिले में पॉसिबल है जहां जनसंख्या कम हो और जहां एरिया सबसे ज्यादा हो। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और जनसंख्या सबसे कम किस जिले में? तो वहां डेंसिटी सबसे कम होती है, केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जबकि जैसे जयपुर में अपन है, तो जयपुर के अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 495 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में इतनी जनसंख्या का जमाव है जयपुर में। और उस 596 का ऊपर 96 भी नहीं है जैसलमेर के पास, जैसलमेर ओनली 17, जो कि काफी कम। पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर जो जिले हैं, यानी जो 4 बड़े जिले हैं, उनमें से 3 जिले तो ऐसे हैं जो 100 से भी नीचे है डेंसिटी में, जैसे जैसलमेर, दूसरा बड़ा जिला बीकानेर, देन उसके बाद में बाड़मेर। तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिनकी डेंसिटी अपने 100 से भी कम है। जैसे अपने जयपुर हुआ, भरतपुर हुआ, दौसा हुआ, अलवर हुआ, ये 3-4 जिले हैं जिनकी डेंसिटी 400 से भी ज्यादा होती। तो इनके बारे में ये अपने एरिया, पॉपुलेशन और डिस्ट्रिक्ट वाली जो काउंटिंग है ये मैंने करवा दिए थे। डेजर्ट में कितने थे? 12। हाड़ौती में, हाड़ौती फिजिकल डिवीजन में 7 होते हैं। कोटा संभाग जो है उसमें 4, वो पॉलिटिकल एरिया होता है। और हाड़ौती से 7 से हम मैदान में आते हैं तो 10। फिर अरावली में और 3 बढ़ा देना 13, और मुख्य अरावली में, तो अरावली में मेनली डिस्ट्रिक्ट है 7। फिर बाद में सोइल या मिट्टी, कौन से क्षेत्र में वन या मिट्टी या फॉरेस्ट सोइल होती? अरावली में सैंडी सोइल, सैंडी या रेतीली मिट्टी कहां पर है? डेजर्ट या मरुस्थलीय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टियां। तो जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो मोस्ट फर्टाइल सोइल में काउंट की जाती हैं, जो कि राजस्थान में मुख्यतः जहां मैदान होते हैं उन मैदानी भागों का निर्माण मुख्यतः नदियों के द्वारा जमा किए गए अवसाद होते हैं, जो रिवर सेडिमेंट्स होते हैं उसके द्वारा होता है। और जो रिवर सेडिमेंट होते हैं उसी को ही हम क्या मानते हैं? जलोढ़। और हाड़ौती में पाई जाने वाली मिट्टी ब्लैक सोइल, या उसमें कॉटन या कपास का अधिक उत्पादन, इस कारण उसको कॉटन सोइल भी कहते हैं। अब ये जो 4 फिजिकल डिवीजन है इसमें से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपन उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र।
अब इसका पूरा नाम लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट रीजन। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। राजस्थान का जो डेजर्ट पार्ट है, इसके स्थान पे पहले आपको क्या बताया था कि इस स्थान पे पहले क्या था अपने? अपने टेथिस सी का पार्ट रहा हुआ है, या टेथिस सागर का हिस्सा। और उस टेथिस सागर में ही अपने मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अपना मरुस्थल यानी उसको नाम क्या दिया हुआ है? थार डेजर्ट। और इसका निर्माण का एक टाइम पीरियड भी माना गया है। जैसे अपने ज्योग्राफी के अंदर जो जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी होती है, उसके अंदर टाइम पीरियड या स्केल, जैसे अपन सामान्यतः हिंदी के अंदर जो काल डिवाइड करते हैं, तो वो तो हम कहते हैं कि पहले सतयुग था, उसके बाद में त्रेता युग, उसके बाद भगवान कृष्ण वाला द्वापर युग, और एक वर्तमान वाला। लेकिन ज्योग्राफी में ये जियोलॉजिकल स्केल में अलग अलग नाम होते हैं इनके। जैसे अपने प्राइमरी एज, सेकेंडरी एज, इनको डिवाइड किया गया है। और उसके लिए एक टॉपिक आपके दिया हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी में, जीटीएस करके एक टॉपिक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर जैसे वर्तमान का जो युग है वो अपना क्वार्टनरी एज यानी चतुर्थ युग है। इससे पहले का जो युग है उसको नाम दिया जाता है ट्रसेरी एज, यानी तृतीय काल। तो उस तृतीय काल में इस डेजर्ट का निर्माण हुआ है। इस ट्रसेरी एज में, तृतीय काल में, और ट्रसेरी एज के बाद में जो वर्तमान में है वो क्वार्टनरी एज। क्वार्टनरी एज में दो टाइम पीरियड है, एक तो निकल चुका है जिसको कहा जाता है प्लेस्टोसीन, और एक जिसमें वर्तमान में हम चल रहे हैं उसको नाम दिया जाता है होलोसीन। और वर्तमान वाला युग भी ऐसा ही है जिसमें हेलो और सीन दोनों पॉसिबल है। वीडियो कॉल करो ना। तो इसका मीनिंग है वर्तमान का युग कैसा है? होलोसीन वाला। तो इसमें कहा जाता है डेजर्ट का जो मुख्य निर्माण है वो ट्रसेरी एज में हुआ है। बाकी कुछ इसका निर्माण है वो प्लिस्टोसिन यानी क्वार्टनरी एज के प्राइमरी पार्ट में भी हुआ है। जैसे क्वार्टनरी एज में दो पार्ट हैं, प्लिस्टोसिन जो निकल चुका है, एक जिसमें हम चल रहे हैं वो कौन सा है? होलोसिन। तो मेन निर्माण तो इसका ट्रसरी काल में हो रहा है, बाकी कुछ पार्ट में या कुछ जगह प्लिस्टोसिन भी लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो अपने को प्रायोरिटी में किसको लेना है? ट्रसरी एज को। तो ये याद रखना, डेजर्ट को जब भी इंट्रोडक्शन देना हो तो ट्रिपल टी से देते हैं। तो ट्रिपल टी से, जैसे नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज थार डेजर्ट। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहा जाता है, जिसका निर्माण टेथिस सागर में मुख्यतः ट्रसेरी काल एवं प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। हालांकि दोनों ही लिखेंगे अपन, लेकिन मेन टाइम पीरियड ये है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ट्रिपल टी से है। नाम थार है, बनावट टेथिस सी में है, और बनावट जिस काल में उस काल का नाम ट्रसेरियस यानी तृतीय काल में। तो इसमें लिखिएगा सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट में लिखो राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज थार डेजर्ट। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल को थार मरुस्थल कहा जाता है, जिसका निर्माण
विच इज फाउंड ऑन टेथिस सी, जिसका निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है या टेथिस सागर में हुआ है, दोनों ठीक। क्योंकि जिस जगह टेथिस सागर है उसी जगह, जहां टेथिस सागर था उसी जगह आज वर्तमान में थार डेजर्ट। विच इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी, जिसका निर्माण टेथिस सागर पर हुआ है। फिर इसी में कंटिन्यूस, इस मरुस्थल का निर्माण काल फॉर्मेशन पीरियड ऑफ दिस डेजर्ट, इस मरुस्थल का निर्माण काल जिसका निर्माण काल ट्रसेरिय काल एवं प्लिस्टोसिन काल। फॉर्मेशन पीरियड ऑफ दिस डेजर्ट इज ट्रसेरी एज एंड प्लिस्टोसिन एज या ट्रसेरी एंड प्लिस्टोसिन एज। तो ये जो दोनों लिखे हैं इसमें फर्स्ट वाला जो ट्रसेरी एज आपने लिखा है ये अंडरलाइन कर दीजिए। यानी दोनों में प्रायोरिटी में अपन ट्रसेरी एज को प्राथमिकता में रखेंगे, तृतीय काल को। तो इसका मीनिंग है डेजर्ट के इंट्रोडक्शन के लिए अपने को कितने टी चाहिए? 3 टी। टी फॉर थार, और जिस जगह बना हुआ है वो टेथिस सी, और जिस समय बना हुआ है वो ट्रसेरी एज। तो इन तीनों जो कीवर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन कर दीजिए इसमें कि नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट ऑफ राजस्थान इज नोन एज थार डेजर्ट विच इज फॉर्म्ड ऑन टेथिस सी एंड इट्स फॉर्मेशन टाइम पीरियड ट्रसेरी एज एंड प्लेस्टोसिन एज। अब निर्माण के बाद में इस डेजर्ट का अपना एक विस्तार है। तो ये इंट्रोडक्शन वाली जो लाइंस लिखी हैं उसके नेक्स्ट में लिखे विस्तार। डेजर्ट के एक्सटेंशन या विस्तार वाले पार्ट में अपन कुछ एक फैक्ट है या जो डेटा है वो अपने को पता होने चाहिए, जैसे कि डेजर्ट की जो टोटल लेंथ या लंबाई है वो क्या है। डेजर्ट की जो एक निश्चित चौड़ाई है वो क्या मानी गई है। उसमें विथ या चौड़ाई इसकी कितनी है। इसके बाद में डेजर्ट की अपनी एक एवरेज हाइट या एक औसत ऊंचाई है, वो एवरेज हाइट क्या मानी गई। जैसे डेजर्ट का जो पार्ट है वो अरावली के लगभग गुजरात से लेके पंजाब हरियाणा तक इस तरीके से पैरेलल फैला हुआ है। तो ये इसके लेंथ वाला पार्ट है, लंबाई वाला हिस्सा है जो लगभग 640 किलोमीटर। अब हर जगह तो ये इक्वल होना पॉसिबल नहीं है कि आप ये सोचो कि अरावली के पास में यहाँ पे जो लेंथ है एज इट इज यहाँ पे भी वही सेम लेंथ हो, यहाँ पे भी एज इट इज वही सेम लेंथ हो। तो इसका मीनिंग इसमें लगभग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लेके एक एवरेज निकाला हुआ है, और उस एवरेज को हम क्या मानते हैं? 640। वो हो सकता है कहीं 600 हो, कहीं 550 हो, कहीं हो सकता है कि 700 के आसपास हो। तो उसका एक एवरेज डेटा लगभग कितना लिया गया है? 640 किलोमीटर। तो डेजर्ट की टोटल लेंथ कितनी है, कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। अब अरावली से लेके ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है ये भी अलग अलग डिस्टेंस पे है हर जगह पे। तो अलग अलग डिस्टेंस पे उसका भी एक एवरेज निकाल के बताया गया है कि लगभग ये 640 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग उसकी आधी है। तो फिक्स आधी होती है तब तो 320, लेकिन राउंड फिगर में लेना है, फिक्स 300 में लेना है। तो इसकी चौड़ाई वाला हिस्सा है वो लगभग 300 किलोमीटर। और एवरेज हाइट, तो हाइट अपने जो सी लेवल या समुद्र तल है उसके ऊपर देखी जाती है। तो सी लेवल में अपने इंडिया के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी नहीं हुआ अभी आपका, तो हमारा जो चेन्नई कोस्ट है, चेन्नई कहाँ पे आता है?
कौन से स्टेट का पार्ट? तमिलनाडु का। ये सामान्य चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको। चेन्नई का पुराना नाम, ये तो हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो ये मद्रास और चेन्नई वाला जो पार्ट है, यहाँ का जो कोस्टल लाइन या तटरेखा है, वहां के समुद्र को हम जीरो लेवल पे मानते हैं। और वहां पे किसी भी रिलीफ फीचर को हम इंडिया में मापते हैं तो उसमें वो आइडियल या स्टैंडर्ड होता है। कौन सा? चेन्नई तट। तो इसको हम एक स्टैंडर्ड या मानक मानते हुए अपने जो पर्वतों की हाइट होती है वो भी उसी के अकॉर्डिंग होती। हर कंट्री का अपना एक समुद्री तट या एक मानक पॉइंट होता है। तो उससे अगर हम डेजर्ट की हाइट देखें सी लेवल से, तो वो लगभग हम मानते हैं 200 से 300 मीटर। इसमें डेटा मीटर में होता है। इसको एवरेज भी लिख सकते हैं। 200 300 कितना है? 500। 500 का एवरेज कितना बनेगा? 250 मीटर। इसको गलती से किलोमीटर मत लिख देना। किलोमीटर लिख दोगे तो ये आयन मंडल में पहुंच जाएंगे अपन। जहां अपने सैटेलाइट वगैरह ये छोड़े जाते हैं ना आयन मंडल के अंदर, दूर संचार वाले, तो बाद में जो किलोमीटर में लिखे तो वो जाते टाइम एक दो सैटेलाइट भी ले जाना इसरो से। तो इसको गलती से भी किलोमीटर में नहीं लिखे। इसका मीनिंग इसको अंडरलाइन करके रखना कि ये डेटा मीटर में है, क्योंकि बाकी के हैं ये डिस्टेंस वाले हैं। ये तो दूरी थी, सिर्फ किलोमीटर थी। तो लास्ट वाला डेटा सिर्फ है, मरुस्थल की एवरेज हाइट है वो 200 से 300 मीटर। डबल डेटा में लिखो तब 200 से 300 मीटर, और एक यूनिट लिखो तो इन दोनों का एवरेज बना के लिख दो से 250 मीटर। लेकिन ये ज्यादा ठीक है, 200 से 300 मीटर। और कई बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि राजस्थान का जो डेजर्ट है मरुस्थल है। जैसे अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी एक डेटा लिखती है, राजस्थान अध्ययन में भी लिखा हुआ रहता है कि मरुस्थल की औसत ऊंचाई 370 मीटर से नीचे है। तो ये भी यही बता रहा है 370 मीटर से नीचे। अब एग्जामिनर एक स्टेटमेंट ये दे दें कि डेजर्ट की जो एवरेज हाइट है वो 500 मीटर से नीचे है। तो बाद में आपको सर ये तो लिखवाया ही नहीं था आपने, तो मैंने ये बता दिया ना 200 से 300 से इसके आसपास है। तो सामान्य सी बात है 500 से भी नीचे है। अब एग्जाम में आ जाए कि 1000 मीटर से डेजर्ट है उसकी हाइट कम है, तो वो स्टेटमेंट भी ठीक है। इससे नीचा नहीं आना चाहिए 200 से 300। इसमें अगर आ गया एवरेज हाइट राजस्थान के डेजर्ट की 150 मीटर है, तब स्टेटमेंट गलत। क्योंकि एवरेज 200 300 का भी कितना बनेगा? लगभग 250 मीटर के आसपास, 250 मीटर। तो इसमें यूनिट मीटर में है। तो ये जब यहाँ तो फैक्ट के रूप में याद रखिए, एग्जाम में आप इनको एक लाइन में लिख सकते हो कि टोटल लेंथ ऑफ डेजर्ट इज 640, ब्रीथ ऑफ डेजर्ट 300 किलोमीटर एंड एवरेज हाइट ऑफ डेजर्ट इज 200 टू 300 मीटर। इनको एक लाइन के रूप में लिख दीजिएगा, क्योंकि लाइन में थ्योरेटिकल लिखोगे तो डेटा याद नहीं होंगे। तो ये लिखते टाइम ऐसे टेबलिक फॉर्मेट, मेंस में लिखते टाइम इनको एक एक या दो लाइनों में जो लिखा जाए उसमें लिखा करो इनको। तो इसमें विस्तार वाले में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, एक साइड में है टोटल लेंथ यानी इसके जो कुल लंबाई है डेजर्ट की, डेजर्ट की लंबाई लिख दो चाहे टोटल लेंथ लिख दो, मीनिंग एक ही। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल सेम ही होता है, तो डेजर्ट की लंबाई और कुल लंबाई भी सेम ही होती है। तो लेंथ 640, चौड़ाई वाला पार्ट अप्रोक्सीमेट इसका हाफ। एवरेज हाइट में है 200 से 300 मीटर। मीटर वाला डेटा ये याद रखना, ये यूनिट मीटर में है, बाकी किलोमीटर यूनिट। विस्तार के बाद में नेक्स्ट स्लोप ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का ढाल। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तार के बाद में मरुस्थल का ढाल। ये ऐसा पॉइंट होता है जो सिर्फ ओनली आरएस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग याद रखना होता है। यानी जहां ये पॉइंट लिखवाते हैं आपको ओनली आरएस प्रीलिम्स, उनको मेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं होती।
यानी वो फैक्ट के तौर पे आप प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ही याद रखें। अब मरुस्थल का ढाल किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में ढाल का कैसे पता चलेगा? ड्रेनेज सिस्टम से, अपवाह तंत्र से, या पानी से? अपने घर में ढाल का कैसे पता चलता है? पानी से पता चलता है। जिस दिन पानी बिखेरो एक बाल्टी, पता लग जाएगा ढाल इस साइड में। जैसे अपनी छत होती है ना, उस पे एक स्लोप होता है, एक हल्का ढाल दिया जाता है एक तरफ, और उस साइड में अपने जो मकान बनाते हैं वो उस पर ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ नाला लगाते हैं। हालांकि ये बात है कि आपने टाइम टू टाइम पैसे दिए नहीं दिए, उसको चाय वाई पिलाई, मिस्त्री के साथ आपका व्यवहार कैसा है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, ढाल तो इधर होता है, लास्ट में पाइप इधर लगा के जाता है, निकालते रहो पानी फिर। तो डेजर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ड्रेनेज सिस्टम, मरुस्थल में सबसे इंपॉर्टेंट नदी का नाम सुना आपने? राजस्थान ये पश्चिम में ऐसी नदी है जो गुजरात के तट तक, यानी बाड़मेर जालोर तक जाते जाते अपना नेचर चेंज कर लेती है, और जिसके नाम में नमक जैसा एहसास होता है, लूणी। ग्रामीण क्षेत्र में बोलते हैं लूण, शब्द सुना है? तो ये लूणी नदी ये है पश्चिमी राजस्थान या डेजर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट रिवर। एक हिमालय रीजन से आने वाली नदी जो कि राजस्थान के नॉर्थ से और पाकिस्तान की ओर एंट्री करती है, जिसका नाम क्या है? घग्गर नदी। तो ये भी हिमालय क्षेत्र से हनुमानगढ़, गंगानगर, फिर पाकिस्तान की ओर। तो दो प्रमुख बड़ी नदियां ये हैं। बाकी देखो छोटे जो नदे और छोटे नाले जो हैं, या छोटे जो नदी या जो नदियों के रूप में है, जैसे शेखावाटी में आती है कांतली। तो कांतली नदी का जो स्लोप है वो आपको सीकर से झुंझुनू की तरफ दिखाई देगा। तो वो छोटी नदियों के एग्जाम्पल। तो जब भी एग्जाम्पल लेने होते हैं बड़ी नदियों के अकॉर्डिंग देखते हैं स्लोप या ढाल। जैसे पूर्वी मैदानी भाग है, तो पूर्वी मैदानी भागों में इस साइड में हाड़ौती से एंट्री करके और यमुना की तरफ, यूपी की तरफ जो नदी जाती है ये है चंबल रिवर। अपने राजसमंद में खमनौर की पहाड़ियों से निकलकर, और सवाई माधोपुर में मिलने वाली जो प्रमुख नदी है राजस्थान की बनास। जयपुर में बैराट की पहाड़ी, वो वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आ गई है। यहाँ से और यमुना की तरफ जाने वाली नदी का नाम है बाणगंगा, जो अर्जुन के बाणों से निकली हुई। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान के जो ड्रेनेज सिस्टम देखते हो वो पश्चिम के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। पश्चिम की नदियां नीचे की तरफ चल रही होती हैं, ईस्ट वाली नदियां वो यमुना की तरफ चल रही होती हैं, यानी इस डायरेक्शन में। और किसी भी ड्रेनेज सिस्टम का अगर ढाल देखना है आपको, जैसे लूनी का देखना है, तो लूनी को जो स्लोप बन रहा है उसके अकॉर्डिंग और बाद में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दो। तो लूनी का ढाल है राजस्थान में नॉर्थ ईस्ट टू, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल। जैसे घग्गर है, तो घग्गर भी हिमालय से राजस्थान की तरफ इसी तरीके से आती है, उसको भी डिवाइड करोगे तो सेम ढाल वही बनेगा, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। जबकि ईस्ट वाली जो रिवर्स हैं ये इस साइड में यमुना की तरफ चलती हैं, इसको आप डिवाइड करोगे तो अपोजिट स्लोप बनेगा, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो राजस्थान के पूर्व की जो नदियां होती हैं वो इस साइड में यमुना की तरफ चलती हैं, और वेस्ट वाली जो नदियां वो गुजरात की तरफ चलती हैं। तो इसका मीनिंग ढाल दोनों डायरेक्शन का अपोजिट है। मैदानों का ढाल अलग है और राजस्थानी पश्चिम डेजर्ट का ढाल अलग है। अरावली का ढाल किस साइड में है? क्वेश्चन है आपके लिए, अरावली का ढाल किस तरफ है? अरावली की दिशा नहीं पूछी है, अरावली का ढाल पूछा है। अब देखो, अरावली के सदन में उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं वहां से एक नदी निकलती है, साबरमती। साबरमती नदी आती है अरावली के सदन की तरफ, दक्षिण की तरफ। अजमेर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से निकलकर पश्चिम की ओर एक नदी जाती है जो फिर गुजरात की ओर आती है। तो वेस्ट की ओर, पश्चिम की ओर जाने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? लूणी। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से चूरू के बॉर्डर की तरफ जाने वाली, नॉर्थ की तरफ जाने वाली नदी कौन सी है? कांतली। जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से जो बारिश होती है वो ईस्ट की तरफ या यमुना की तरफ चलने वाली जो नदी होती है उसका नाम क्या है? बाणगंगा। ये नॉर्थ की तरफ, ये वेस्ट की तरफ, ये साउथ की तरफ। माउंटेन्स का स्लोप या ढाल चारों तरफ होता है। भाई अपने शरीर में ढाल किस तरफ होता है? सिर में लोटा डालो पानी का, किस साइड में गया? चारों तरफ। ऐसे ही होते हैं माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के ऊपर जैसे ही पानी गिरता है तो स्लोप या ढाल किस साइड में? चारों तरफ होता है। तो जिस साइड में पानी को स्लोप मिलेगा उस साइड में वो ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे पश्चिम में अधिक वर्षा हो रही है तो पश्चिम वाली नदी एक्टिव हो जाएगी, कौन सी? लूनी।
सदन में अधिक वर्षा हो रही है तो हो सकता है साबरमती या इसके आसपास की जो नदियां हैं वो ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव हो जाए। जयपुर के आसपास बैराट की पहाड़ियों में अधिक वर्षा हो रही है यानी अरावली के ईस्ट फेस में, तो इसका मीनिंग ईस्टर्न वाला जो पार्ट है ये राजसमंद की ओर अधिक वर्षा है तो हो सकता है बाणगंगा एक्टिव हो जाए, सॉरी बनास। और जयपुर के आसपास बैराट की पहाड़ियों में अधिक वर्षा है तो बाणगंगा ड्रेनेज सिस्टम है ये एक्टिव होगा। खंडेला की पहाड़ियों की ओर अधिक वर्षा है तो तय है कांतली नदी एक्टिव होगी शेखावाटी की तरफ, हालांकि उस नदी में पानी बहुत कम है। और ट्यूबटीज अंतःप्रवाही नदियों में जनरली नहीं होती या लगभग समाप्त हो चुकी होती, यानी ऐसी नदियां जो इनलैंड रिवर के रूप में, तो इनलैंड का मीनिंग एक दिन बताया भी था शायद मैंने स्टार्टिंग में सिलेबस के बारे में बताया था उस टाइम, कि इनलैंड रिवर जो होती हैं उनके अंदर पानी बहुत कम है और वो धरातल पे चलते चलते क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, इनलैंड हो जाती है, यानी अंतःप्रवाही नदियां। तो माउंटेन्स में कोई फिक्स ढाल नहीं होता कभी। डेजर्ट में स्लोप पूछा जा सकता है, मैदान में उसके अपोजिट होता है। और ये ढाल वाला टॉपिक आपके तब समझ में आएगा जब ड्रेनेज सिस्टम करेंगे, यानी जो नेक्स्ट पार्ट है ना अपना अपवाह तंत्र वाला या जो हाइड्रो ज्योग्राफी वाला पार्ट। तो राजस्थान ये पश्चिम में जो इंपोर्टेंट रिवर है वो कौन सी है, लूनी। डेजर्ट की सबसे लंबी नदी लूनी है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहेगा लूनी वाला। तो आप यहाँ पे लूनी को लिखते हुए और यहाँ लिख दो, ऊपर लिखा ना कि मरुस्थल का ढाल, लिख दीजिए नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। फिर एग्जाम्पल के तौर पे ये डायग्राम बना दो कि उदाहरण जैसे लूनी नदी वाला पार्ट। घग्गर बना दो तो घग्गर भी सेम ऐसा ही, घग्गर भी राजस्थान के नॉर्थ से एंट्री करके मुख्यतः पाकिस्तान की ओर जाता है। ये लूनी वाला ये इस एग्जाम्पल में ये लिया अपन, क्योंकि इंडिया में डेजर्ट में सबसे लंबी नदी कौन है, लूनी रिवर। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है ये, लेकिन इंडिया में डेजर्ट में सबसे लंबी नदी लूनी है। इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर हम किसको मानते हैं, गंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम को। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी। तो ये स्टार्टिंग में इसका जो दो तीन पॉइंट अपन ने किए हैं ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है, डेजर्ट के बारे में लिखा है कि कब बना, किस स्थान पे बना हुआ है, टोटल लेंथ क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, एवरेज हाइट क्या है, और मरुस्थल का ढाल किस प्रकार का है। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे इसमें स्टडी ऑफ डेजर्ट, जो कि हमने पहले भी प्रोफेसर वीसी मिश्रा में भी दो शब्द यूज किए थे, एरिड और सेम एरिड। हालांकि उन्होंने कैनाल रीजन भी लिखा है। बाकी अध्ययन की दृष्टि से डेजर्ट को मुख्य दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक रहता है इसका वो भाग जो 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा वाला पार्ट, क्योंकि अरावली वाले हिस्से में अपने लगभग 50 सेंटीमीटर वर्षा मानी जाती है। तो एक तो 0 से 25 वाला एरिड डेजर्ट में काउंट होता है और 25 से 50 वाला सेम एरिड में काउंट होता है। इसका मीनिंग एक दूसरे से वर्षा हाफ या डबल होती है इसमें, 0 से 25 है और उसका डबल आगे वाले में 25 से 50, या इसकी जो वर्षा है उसकी इसमें हाफ रहती। तो ये सेमेरिड वाला होता है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाले पॉइंट में लिखिएगा स्टडी ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल का अध्ययन। उसमें लिखिएगा स्लोप वाले पॉइंट के बाद में मरुस्थल के ढाल के बाद में नेक्स्ट लिखे मरुस्थल का अध्ययन, स्टडी ऑफ डेजर्ट। इसमें लिखिएगा अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अध्ययन की दृष्टि से मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है।
जिसमें एक पार्ट तो रहेगा अपना शुष्क मरुस्थल और राठी रीजन, शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। अब राठी शब्द क्यों यूज करते हैं इसका मीनिंग भी देखेंगे हम। शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। जबकि दूसरा इससे अधिक वर्षा वाला जो पार्ट है, या यूं कहें लगभग इससे वर्षा में डबल है वो पार्ट, सेमी डेजर्ट। सेमी डेजर्ट, और इसको कहा जाता है बांगर रीजन। अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश। अब हिंदी में जो ड लिखा रहता है इसको कई बार ये इंग्लिश में आर लिखा रहता है, इसके आधार पे ये हिंदी में रै भी लिखा हुआ आ सकता है। यानी बांगड़ की जगह क्या आ सकता है, बांगर भी आ सकता है, मीनिंग दोनों का एक ही है। अब यहाँ पे जो राठी शब्द, ये तो समझ में आ रहा है कि वर्षा के अकॉर्डिंग, रेनफॉल के अकॉर्डिंग, जहाँ वर्षा कम होता है वो एरिड होता है, उसे थोड़ी ठीक हो वो सेमी एरिड। हालांकि दोनों ही कम वर्षा वाले एरिया ही होते हैं, ये ह्यूमिड वाले पार्ट से कम वाले होते हैं। तो जो अपने जनरली डेजर्ट एरिया होते हैं उसमें दो कंडीशन होती है, एरिड और सेमी एरिड। लेकिन ये शब्द क्यों यूज किए हैं राठी और बांगड़ प्रदेश, क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है जहाँ लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, जहाँ 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा है, जैसे बीकानेर वाला जो पार्ट है, जैसलमेर वाला जो हिस्सा है, इन क्षेत्रों में काऊ ब्रीड में गाय की नस्ल में एक नस्ल पाली जाती है राठी। मुख्यतः उत्तरी राजस्थान में अधिक होती है। राजस्थान की जो लोकल ब्रीड, स्थानीय जो नस्लें हैं, उन लोकल ब्रीड में से एक, और हमारी जो लोकल ब्रीड है उसमें से सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल का नाम राठी है। तो राठी हमने एक जोग्राफिकल एरिया भी मान रखा है, और राठी हमारे काऊ ब्रीड में भी आती है, यानी कैटल कैटेगरी में भी मानी जाती है, पशु या मवेशी श्रेणी में भी होती है। तो उस एरिया में राठी अधिक होने के कारण इसको राठी रीजन भी बोला गया है। तो राठी, सिर्फ राठी आई तब तो दोनों के बारे में लिखना होता है कि राठी 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को राठी रीजन कहा जाता है, और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की नस्ल को भी राठी कहा जाता है। दूसरा पार्ट इसके आगे वाला जो हिस्सा है, यानी जो अरावली के वेस्ट में, इस वाले हिस्से में कुछ ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव होते हैं, जैसे लूणी है, चूरू की तरफ कांतली है, नॉर्थ में जैसे घग्गर है। तो ये जो नदियां हैं इनके पुराने जो मैदानी भाग हैं, तो नदियां जो जिस एरिया से बहती हैं उस एरिया में जनरली क्या करती हैं, नवीन मिट्टी को जमा करती हैं। तो ये नदियां हैं, इनके मैदान काफी पुराने हैं। तो इन नदियों के मैदान के पास जो पुरानी मिट्टी है, क्योंकि ओल्ड एलुवियल सोइल पाई जाती है इनमें, पुरानी जलोढ़ के लिए हम शब्द यूज करते हैं बांगड़। कहीं बांगड़ की तरह ये मिट्टी क्या होती है, कम उपजाऊ मिट्टी होती है, तो बंजर से निकला हुआ शब्द होता है बांगड़। जबकि राजस्थान के पूर्व की जो नदियां होती हैं इनमें ज्यादा पानी होता है, जैसे बनास, चंबल, तो हर साल इनके द्वारा मिट्टी जमा की जाती है और नवीन मिट्टी जमा होती है इनके मैदानी भागों में। और हर साल अपने खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, फर्टिलाइजर या खाद डालते हैं। तो जो खाद की तरह उपजाऊ होती है उस मिट्टी को या उस मैदान को क्या बोला जाता है, खादर। और जो लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ होती है, उसको बंजर से तुलना करके क्या बोला गया है, बांगर। तो अरावली के पूर्वी मैदानी भाग हैं वो मोर फर्टाइल हैं, यानी अधिक उपजाऊ हैं। पश्चिम वाले हैं वो थोड़े लेस फर्टाइल, कम उपजाऊ हैं। तो कम उपजाऊ मैदानी भागों को जनरली हम कहते हैं इनफर्टाइल लैंड या बंजर भूमिया, या ब्रेन लैंड के रूप में, या वेस्टेज लैंड के रूप में। तो ये जो वेस्ट लैंड है या बंजर भूमि वाला हिस्सा है, उस बंजर से निकले हुए शब्द को हम टाइटल क्या देते हैं, बांगर या बांगड़। जबकि पूर्वी मैदानी भाग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, खादर। खादर का मीनिंग होता है नवीन जलोढ़, न्यू एलुवियल सोइल प्लेन होते हैं, मोर फर्टाइल प्लेन, अधिक उपजाऊ मैदान। तो ये सब तो पश्चिमी राजस्थान में यूज नहीं होगा खादर, ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तब आएंगे इन मैदानों के नाम। क्योंकि उत्तर विशाल मैदान में भी जो अधिक उपजाऊ मैदान होते हैं, जहां हर साल नदियों का पानी पहुंचता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी जमा होती है, उस मैदानी भाग को जनरली खादर। और उस नदी के साइड में वो मैदान जो पुराने मैदान बने हुए हैं, जहां वर्तमान में नदियां अपना पानी नहीं पहुंचा पाती, तो वो लेस फर्टाइल या थोड़े कम उपजाऊ होते हैं, उन मैदानी भागों को इंडियन ज्योग्राफी में आप बांगर के नाम से पढ़ोगे। तो बांगर शब्द राजस्थान के सेमेरी डेजर्ट में यूज होता है।
तो राजस्थान के डेजर्ट के कितने पार्ट हैं? एरिड और दूसरा सेम एरिड। एरिड यानी राठी रीजन और सेम एरिड यानी बांगड़ रीजन। और रेनफॉल स्केल दोनों में जो यूज करते हैं अपन, वर्षा की मात्रा, जो इनके डेफिनेशन में भी आगे लिखेंगे अपन। तो इसमें रेनफॉल या वर्षा है 0 से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में डबल लिखते हैं, यहाँ लिखी जाती है 25 से 50 सेंटीमीटर। दोनों में एरिया या क्षेत्रफल मेंशन करना चाहिए अपन। तो क्षेत्रफल के डेटा, हमारा जो डेजर्ट है उसमें टोटल डेटा अलग होता है। जैसे कि अब 61.11% है, वो तो डेटा के अकॉर्डिंग बताया गया कि राजस्थान का जो डेजर्ट है, ये अरावली के पश्चिम का जो हिस्सा है, ये 61.11% डेजर्ट कंडीशन वाला। क्या डेजर्ट में हर पॉइंट पे डेजर्ट होता है? यानी कहीं प्लांटेशन वगैरह कहीं नहीं दिखाई देता? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, खूब वृक्ष मिलेंगे आपको डेजर्ट में भी। तो इसका मीनिंग है डेजर्ट अपने आप में कंप्लीट डेजर्ट नहीं है। वास्तविक जो डेजर्ट कंडीशन है वो कम एरिया में। तो जब परसेंटेज में लिखते हैं तब तो जनरली ये डेटा यूज करते हैं अपन। जब एरिया वाइज बताया जाता है तो जनरली अपने जो ऑथेंटिक बुक्स हैं या जो सोर्स हैं वो लिखते हैं 1,75,000। तो 1,75,000 में तो डेटा है आपका लगभग 50% के आसपास आ जाता है। क्योंकि राजस्थान का एरिया कितना है? 3,42,239। तो इसका मीनिंग लगभग 52-53% के आसपास के डेटा है। तो मीनिंग ये डेटा कम इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें जो डेजर्ट कंडीशन जहां पे नहीं है उसको थोड़ा कम कर दिया गया। तो एरिया वाइज जहां पे भी मेंशन होता है ऑथेंटिक बुक्स में, इसका डेटा यही लिखा रहता है 1,75,000। जिसमें एरिड कंडीशन अपने ज्यादा है या सेम एरिड? आपको क्या लगता है हमारे डेजर्ट में कौन सी कंडीशन अधिक? एरिड कंडीशन ज्यादा होती है, सेम एरिड? एरिड कंडीशन ज्यादा होती है। ये हिस्सा 1,00,000 वर्ग किलोमीटर और ये बचा हुआ 75,000। तो जैसे हम बोलने में भी यही यूज करते हैं ना, 1,75,000, तो वह उसी सीक्वेंस में ही रखना है। ये तो है 1,00,000 वर्ग किलोमीटर और आगे बचा हुआ 75 इधर रहेगा। तो इसका जो एरिया है, या तो 0 ये काउंट करके लगा देना, या यहाँ गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी हो तो 1 लिख के उसके आगे लिख दो लाख। तो ये 1,00,000 वर्ग किलोमीटर और आगे वाला 75,000 वर्ग किलोमीटर। कई बार क्या लाख के चक्कर में 10,000 ही लिख के आ जाते हैं। तो इसमें नीचे लिख देना इनके ये जो रेनफॉल और एरिया के जो डेटा है। तो एक साइड में ये पॉइंट लिख देना रेनफॉल, और नीचे ये स्केल है, दोनों के नीचे लिख दीजिए। एरिड में 0 से 25 सेंटीमीटर, सेम एरिड में लिखना 25 से 50। सेम एरिड में डबल लिखना है। जो राठी रीजन है उसके जस्ट साइड में लिख देना रेनफॉल। तो रेनफॉल में इसमें 0 से 25, नेक्स्ट में डबल लिखना है 25 से 50। यूनिट सेंटीमीटर में। क्या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या जा सकता है? 10 से मल्टीपल कर दो। तो ये आगे अपना क्लाइमेट वाला टॉपिक आएगा, वहां लिखवाएंगे। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कई बार मिलीमीटर में भी डेटा आ जाते हैं। 3 इडियट में वो एक डायलॉग है ना, उसमें 3 इडियट मूवी देखी हुई है? तो उसमें वो एक बच्चा होता है, वो पढ़ना चाहता है, वो प्रेस वाला जो काम करता है ना स्टार्टिंग में। तो आमिर खान जैसे ही वो एंट्री होती है रणछोड़ दास छाछड़ की हॉस्टल में, तो उसको कुछ पैसे निकाल के देता है कि जाके किसी भी स्कूल में बैठ जा। कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है, चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, जहां से इच्छा है वहां से बटोर लो। तो वो जैसे ही रणछोड़ दास छाछड़ कॉलेज से निकलता है उसके साथ ही वो निकल जाता है फिर। और फिर बाद में उसके दोस्त उसको ढूंढते ढूंढते एक दिन वहां पहुंचते हैं। रणछोड़ दास छाछड़ जो है वो क्या नाम होता है उसका, वहाँ वेंगड़ू वेंगड़ू करके होता है ना लास्ट में। तो लास्ट में जैसे ही वो उसको ढूंढते हैं तो वो जो छोटू होता है वो बड़ा हो जाता है। और लास्ट में वो अपने उसके दोस्तों को वो एक डायलॉग देते हैं ना उसको, कि जो मिलीमीटर था वो सेंटीमीटर बन गया है। तो जो सेंटीमीटर होता है वो बड़ी इकाई होती है और मिलीमीटर होता है वो छोटी इकाई। 10 टाइम कम होती है, 10 से मल्टीपल करना होता है। तो इसको 10 से मल्टीपल किया हुआ आएगा तब तो डेटा आएगा 250 मिलीमीटर, और ये मिलेगा 250 से 500 मिलीमीटर। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, या जस्ट नीचे यहाँ लिख लेना नोट में।
तो ये ध्यान रहे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में जब भी कन्वर्ट करना हो 10 से मल्टीपल कर लिया करो। तो 25 250 हो जाएगा, और 50 500 हो जाएगा। अब इसमें ये जो दो पार्ट हैं, इनमें से पहला स्टार्ट करेंगे अपन ये एरिड डेजर्ट, और एरिड डेजर्ट कंप्लीट होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे सेमी एरिड डेजर्ट। तो फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा एरिड डेजर्ट और राठी रीजन, शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। इसमें लिखिए शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। डेफिनेशन क्या होगी? वैसे हिंट तो ऊपर लिखवा दिया मैंने। पच्चीस सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश कहा जाता है। लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन या ज्योग्राफिकल रीजन। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को, भौतिक प्रदेश लिख दो चाहे भौगोलिक क्षेत्र लिख दो, मीनिंग है कि लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन या ज्योग्राफिकल रीजन इज नोन एज एरिड डेजर्ट और राठी रीजन। लेस देन 25 सेंटीमीटर, लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल रीजन इज नोन एज एरिड डेजर्ट और राठी रीजन। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को या भौगोलिक क्षेत्र को शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश कहा जाता है। राठी प्रदेश कहा जाता है। फिर इसमें जो राठी प्रदेश या शुष्क मरुस्थल है, इसमें दो कंडीशन होती हैं। अब जैसे कि स्टडी में हमने टारगेट एरिड डेजर्ट को किया, अब आप एरिड डेजर्ट में जाते हैं शुष्क मरुस्थल में, तो शुष्क मरुस्थल में जाने से पहले अपने एक तो पिक्चर बनना स्टार्ट हो जाती है कि एरिड डेजर्ट में अपने को सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उस एरिया में जो मिट्टी मिलती है वो थोड़ी मोटे कण वाली मिलती है, सैंड पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं रेत या रेतीली मिट्टी। अब वो रेत के जो कण वो जब जमा होते हैं तो जमा होने से उससे क्या बनता है? ड्यून्स का निर्माण होता है, जो स्तूप बनते हैं। तो ये स्तूप किसके बने होते हैं? सैंड के बने होते हैं, रेत के। इस कारण इनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स, यानी रेत के टीले और बालू का स्तूप, क्योंकि इसको सैंड को हिंदी में बालू भी कहते हैं ना, बलुई मिट्टी। तो इस कारण इसका शब्द बालू का स्तूप शब्द भी यूज होता है। तो जो बालू का स्तूप है ये क्या है? जो पवन है वो मिट्टी का जब जमाव करती है तो बनने वाले इन स्ट्रक्चर्स को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। लेकिन क्या आप एरिड डेजर्ट में जाओगे तो जरूरी है कि सैंड ड्यून्स आपको हर जगह मिले? लेकिन ये एरिड डेजर्ट के मोस्टली एरिया में मिलते हैं। तो इसका मीनिंग एरिड डेजर्ट को हम फिर से दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक विद सैंड ड्यून और एक जहां पे नहीं दिखाई देंगे विदाउट सैंड ड्यून, यानी बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। तो एरिड डेजर्ट में कौन कौन सी दो कंडीशन होंगी? दोनों में सेम ही रहेगा, ड्यून्स को लेके बात होगी। दिख रहा है तो विद सैंड ड्यून, नहीं दिखाई दे रहा तो विदाउट सैंड ड्यून। बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। तो इसमें नेक्स्ट हेडिंग में डेफिनेशन के बाद में लिखेगा शुष्क मरुस्थल का अध्ययन, स्टडी ऑफ एरिड डेजर्ट। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखेगा स्टडी ऑफ एरिड डेजर्ट, शुष्क मरुस्थल का अध्ययन। इसमें लिखो
शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, एरिड डेजर्ट अगेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पुनः दो भाग क्यों लिखे हमने? क्यों? डेजर्ट का एक डिवाइडेशन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं अपन, एरिड और सेम एरिड में। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, एरिड डेजर्ट अगेन डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है, या दो भागों में बांटा गया है। तो शुष्क मरुस्थल का एक जो भाग है जहां रेत के टीले नहीं है, पहले उसको हम कवर करेंगे, बालू का स्तूप मुक्त वाले को। पहले इस पे बात करेंगे विदाउट सैंड ड्यून के ऊपर, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। विदाउट सैंड ड्यून रीजन, जबकि दूसरा पार्ट विद सैंड ड्यून रीजन, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो एरिड डेजर्ट में दोनों में बात सिर्फ ड्यून्स के ऊपर ही होती है, नहीं है तो बालू का स्तूप मुक्त, और उस एरिया में ड्यून्स अगर हैं तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। विद सैंड ड्यून रीजन, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। अभी जैसा कि आपको बताया कि एक तो बालू का स्तूप मुक्त यानी जहां ड्यून्स नहीं है, और एक बालू का स्तूप युक्त। तो बालू का स्तूप युक्त वाली कंडीशन राजस्थान में ज्यादा है। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं तो अपने माइंड में सबसे पहले यही है कि वहां रेत के टीले मिलेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद पता लगता है कि हर जगह रेत के टीले नहीं है, कि हर जगह विद सैंड ड्यून वाला एरिया नहीं, विदाउट सैंड ड्यून भी है। तो इसका मीनिंग अपने माइंड में जो पहले पिक्चर बनती है कि यानी वहां ड्यून्स मिलेंगे, वो एरिया ज्यादा है वहाँ। तो इसका मीनिंग हमने अब इस पॉइंट को टारगेट कर रखा है। जैसे पहले हमने डेजर्ट को टारगेट कर रखा था, तो डेजर्ट के पार्ट कितने थे अपने? दो, जिसमें एक एरिड वाला हिस्सा ज्यादा बड़ा था, 1 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि सामने वाला हिस्सा कितना था? 75,000। अब ये एरिड डेजर्ट अपना टारगेट है, तो ये टारगेट हमारा 100%। अब उस 100% में से मोस्टली एरिया ये विद सैंड ड्यून एरिया, ये माना जाता है लगभग 58.5% पार्ट। यानी डेजर्ट, एरिड डेजर्ट का लगभग 60% के आसपास का हिस्सा विद सैंड ड्यून है, और बचा हुआ लगभग 40% के आसपास एरिया विदाउट सैंड ड्यून, यानी 40 या 41 के आसपास है, 41.5%। तो अब ये एग्जाम में स्टेटमेंट आते हैं कई बार कि राजस्थान के शुष्क मरुस्थल में विदाउट सैंड ड्यून एरिया कितने हिस्से में? 41.5। तो इस तरीके के फैक्चुअली क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर आप निकालोगे, उससे धीरे धीरे आइडिया होगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। या राजस्थान के एरिड डेजर्ट में विद सैंड ड्यून का पार्ट कितना है? तो वो अप्रोक्सीमेट 60 के आसपास, 58.5। अब ये दोनों मिलके अगर 100% है तो एक डेटा को रटना है, दोनों को नहीं रटना है, क्योंकि दोनों मिलके 100 है, तो घटाना तो आता है ना। हालांकि ये तो मैथ्स वाली क्लास में भी नहीं बताएंगे। तो ये इतने इतने वाला ये तो घटाना आना चाहिए। तो बहुत बड़ा नंबर और डिजिट हो तो उसमें तो ये भी माने कि हाँ नहीं आया, एक आधे में गड़बड़ हो गई। तो ये 100 में से ये हिस्सा है, तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। अगर ये विद सैंड ड्यून है तो ये विदाउट सैंड ड्यून है, या ये रट लीजिए, बाकी बचा हुआ विद सैंड ड्यून होगा। तो ये इनके आगे ब्रैकेट में डेटा लिख देना कि विदाउट सैंड ड्यून रीजन कितने में है? एरिड डेजर्ट में लगभग 41.5, ये बिना रेत के टीलों का हिस्सा है। और विद सैंड ड्यून वाला पार्ट जो है वो आगे लिखा हुआ है 58.5%।
अब इसमें फर्स्ट हेडिंग अपना ये रहेगा, जहां ड्यून्स होंगे वो तो लगभग हमें समझ में आ जाते हैं कि क्यों होते हैं, क्योंकि जिस एरिया में विंड्स होती हैं उस विंड्स के साथ अपने मिट्टी भी होती है, सोइल भी होती है। तो विंड्स की स्पीड के साथ जैसे जैसे मिट्टी आगे की ओर चलती है और फिर अचानक या तो सामने कोई बैरियर आता है या फिर विंड की स्पीड कम होती है। फिर विंड की स्पीड जैसे ही कम होगी तो वैसे सोइल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, या सामने कोई बैरियर आता है तो हवा की स्पीड कम हो जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान से हवाएं आती हैं और अपने जो घर होते हैं उनके लिए बैरियर ही होते हैं, दीवारें होती हैं, उनसे टकरा टकरा वो घर में आंगन में मिट्टी जमा होती रहती है ना, कई बार आंधी आती है तब। तो इसका मीनिंग है कि अपने घर से टकरा के उस हवा की स्पीड कम हो जाती है। वो आधी 1 घंटे 2 घंटे चलने के बाद वो आंधियां रुक जाती हैं और फिर बाद में या तो अपन लेके लगे रहते हैं, घर में रहते हैं, घर वाले जब लगवाते हैं पोछे वोचे, या घर में कोई काम करने वाले लगा रखे हैं तो उससे काम करवाते हैं। फिर नहीं, अपने को ही लगना पड़ता है क्या? तो इसका मीनिंग जब विंड्स के द्वारा सोइल को डिपॉजिट किया जाता है, निक्षेपित किया जाता है, डिपॉजिट का मीनिंग है मिट्टी का जमाव या निक्षेपण करना। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो निक्षेपण से बनने वाली जो स्ट्रक्चर या जो आकृति होती है इनको कहते हैं सैंड ड्यून्स। तो जहां ड्यून्स बनते हैं वहां कैसे बनते हैं समझ में आ गया? व्हेन द विंड्स डिपॉजिट ऑफ सोइल देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज सैंड ड्यून्स। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव किया जाता है तो बनने वाली इस कलाकृतियों को बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ज्योग्राफी में आके मत सोचो आप ये सोचो कोई रेत का टीला बना हुआ है, आराम से उसके ऊपर बैठे हो आप, फिर आप सोच रहे हो कैसे बना होगा। तो कभी कोई टाइम हवा चली होगी जो अपने साथ किसको लेकर आई है? सॉइल पार्टिकल्स को। और जैसे जैसे उसकी स्पीड कम हुई है वैसे वैसे वो मिट्टी जमना स्टार्ट हो गई। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी को डिपॉजिट किया जाता है तो उससे बनने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून या बालू का स्तूप। तो ये तो हमें समझ में आ गया कैसे बना है। अब समस्या ये है कि उस एरिया में क्यों नहीं बना जिसको हमने विदाउट सैंड ड्यून लिखा है। क्या उस एरिया में विंड्स नहीं है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि एक हिस्से में हवा है और दूसरे में नहीं है। हालांकि इसके लिए हवा शब्द कम यूज करेंगे, पवन शब्द यूज करेंगे, क्योंकि पवन होता है वो नेचुरल फ्लो होता है। हवा है, हवा तो इंसान भी जनरेट कर सकता है। ये हवा थी, ये क्या थी? एरिया हवा। पंखे से क्या आ रही है? हवा आ रही है, पवन नहीं आ रही है। गाड़ियों में जैसे पेट्रोल पंप वगैरह उसके पास में खड़े होते हो तो गाड़ियों में वो क्या डालते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? विंड्स या एयर? एयर होती है वो। तो इसका मीनिंग जिसको जनरेट किया जाता है वो एयर होती है, और जो नेचुरल फ्लो होता है वो विंड्स होती है। कभी अपन ये नहीं कहते भाई टायर के अंदर पवन भर देना, कभी विंड्स का नाम थोड़ी ना लेते हैं उसको। तो एयर या हवा भरवाई जाती है। तो ये जो नेचुरल फ्लो होता है ये विंड्स के रूप में होता है। हालांकि लिखते टाइम अपने भी इतना ध्यान नहीं देते, एग्जामिनर चेक करते टाइम भी इतना नहीं देता, लेकिन कोई ज्यादा ज्योग्राफी में उतर गया तब समस्या है। यानी लिखने में जनरली लिख दो चाहे हवा, आमतौर पे गलत नहीं है। लेकिन जब जो आगे सामने वाला ये सोचने लग जाए कि ज्योग्राफिकल टर्म्स नहीं लिखे, तब गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जयपुर वालों के लिए जयपुर ठीक है, लेकिन जयपुर लिखेंगे तब गलत है। लिखते टाइम अपने को जयपुर लिखना पड़ेगा। अब जिस एरिया में ड्यून्स क्यों नहीं है उसके पीछे रीजन क्या है? तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि वहां हवा नहीं है, तो हवा तो हर जगह, सॉरी, वहां विंड्स नहीं है तो विंड्स तो हर जगह है वहां। तो क्या फिर हम ये माने कि वहां मिट्टी नहीं है? तो बिल्कुल सही है कि उस एरिया में मिट्टी नहीं, मिट्टी की जगह चट्टानी भाग है, थोड़ा पत्थर वाला एरिया है, यानी रॉकी डेजर्ट है वहाँ। तो रॉकी डेजर्ट है तो जहाँ रॉकी डेजर्ट होगा वहाँ हवाओं के द्वारा मिट्टी ऊपर नहीं उठ पाती, कोई मिट्टी है ही नहीं, रॉकी डेजर्ट। और रॉकी डेजर्ट में आपको पता है कि विंड से वो पत्थर को लुढ़का सकती है, उड़ा नहीं सकती। कभी हवा के साथ आपने उड़ते हुए, सीरियल्स में बात अलग है कि पवन देव फोक मार रहे हैं और पत्थर उड़ते हुए आ रहे हैं, आम जीवन में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पत्थर उड़ता हुआ आ रहा है। और लुढ़क सकता है, बहुत तेज स्पीड हो तो कोई छोटे मोटे कंकर पत्थर है वो हवा के साथ लुढ़क के आगे जा सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो उड़ के आ रहे हैं और एक साथ इकट्ठे होके और बाद में बन गए हो कि रेत रेत के टीले की जगह पत्थर का टीला बना है आज। तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये कारण ये है रॉकी डेजर्ट। तो जहाँ रॉकी डेजर्ट होते हैं उसके लिए हम ज्योग्राफी में एक टर्म्स यूज करते हैं, उसको हम कहा जाता है हमादा।
हमादा। कौन सी मादा? मादा में पहले है लगा देना, हमादा। तो मीनिंग ऑफ हमादा क्या होता है? मीनिंग ऑफ हमादा ये होता है, रोके डेजर्ट। पत्थर वाले मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। जैसे डेजर्ट है, उसकी अलग अलग कंडीशंस होती हैं। एक तो ऐसा डेजर्ट हो कि जिसमें सिर्फ रेत ही रेत हो, मिट्टी मिट्टी हो, तो वो डेजर्ट जिसमें सिर्फ सैंड पाई जाती है, उस डेजर्ट को कहा जाता है, उस डेजर्ट को अर्ग या इर्ग के नाम से। अलग अलग कंट्रीज में प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाकी ज्योग्राफी में दोनों ही लिखे हुए रहते हैं, अर्ग भी या इर्ग भी। तो उसको इर्ग डेजर्ट कहा जाता है। वह मरुस्थल जिसमें पत्थर हो या जो चट्टानी भाग हो, थोड़ा चट्टानी या कठोर भाग या रॉकी टाइप डेजर्ट हो, तो पत्थर वाले डेजर्ट वाले मरुस्थल को हम क्या बोलते हैं? हमादा रीजन। और एक जिसमें ये दोनों कंडीशन हो कि रेत वाला हिस्सा भी है प्लस चट्टानी भाग, पथरीला मरुस्थल भी है, उस डेजर्ट को कहा जाता है रेक। तो वैसे देखा जाए तो अपने राजस्थान के डेजर्ट में दोनों ही कंडीशंस होती। अपने ड्यून्स वाली कंडीशन भी है, रेत के टीले भी हैं, और अपने पत्थर वाला एरिया भी। तो जहां ये दोनों एक साथ मिल जाएं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रेक डेजर्ट। तो सैंडी डेजर्ट इज नोन एज अर्ग या इर्ग डेजर्ट, रॉकी डेजर्ट इज नोन एज हमादा, एंड रॉकी एंड सैंड बोथ डेजर्ट आर नोन एज रेक। दोनों मरुस्थलों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? रेक कहा जाता है। तो इसमें फर्स्ट वाले में अपने को, इस वाले में कि बालू का स्तूप मुक्त क्यों है, तो इसमें इसका रीजन बताना होगा, क्योंकि रॉकी डेजर्ट के रूप में होता है पत्थर वाले मरुस्थल। अब इस प्रकार का एग्जाम्पल अपने को राजस्थान के किस एरिया में देखने को मिलता है? जैसे आप पश्चिमी राजस्थान में, ये जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इसके बीच में एक ट्राइंगल पॉइंट आता है। हालांकि जोधपुर का हिस्सा भी ये वाला पॉइंट है, फलोदी हो गया है, ये जैसलमेर और ये बाड़मेर। तो इसमें एक तो सबसे ज्यादा जो रॉकी डेजर्ट है वो किस जिले में फैला हुआ है? जैसलमेर। जैसलमेर में कुछ साइट आती हैं, जैसे एक तो रामगढ़, ये आगे हम मिनरल्स में पढ़ेंगे, नेचुरल गैस का उत्पादन होता है यहाँ से, रामगढ़ से। रामगढ़ के अलावा पोखरण, न्यूक्लियर टेस्ट जहाँ किया गया था भारत में, परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ है भारत में? पोखरण में 1974 और 1998। जो मुख्यतः इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था 1974, अटल बिहारी जी के समय हुआ वो 1998। एक क्षेत्र और माना जाता है, ये शायद हिस्ट्री की कहानियों में आपने सुना होगा, लोदरवा। मोमल के बारे में पढ़ा है? तो मोमल कहाँ की? लोदरवा की। यहाँ की राजकुमारी थी शायद। तो ये आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में ये कहानियां हैं आपके, उसमें पढ़ोगे आप उनके बारे में। तो ये जैसलमेर वाला जो एरिया है उसमें सारी प्रसिद्ध साइट है अपने आप में। जैसे लोदरवा का इंपॉर्टेंस मोमल से है, पोखरण का इंपॉर्टेंस न्यूक्लियर टेस्ट से है, रामगढ़ है, वहां पे राज्य सरकार का एक तो गैस पावर प्लांट है, यानी नेचुरल गैस से ऊर्जा बनाई जाती है और एक जमीन में से गैस निकाली जाती है, वही है सीएनजी, प्राकृतिक गैस, जो अपने सीएनजी में यूज होती है ना, पेट्रोल पंप होते हैं ना अपने, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यहाँ से नेचुरल गैस निकाली जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया तो हमादा का ये जैसलमेर और उसकी कुछ प्रमुख साइट। अब जरूरी नहीं है हमादा सिर्फ इन एरिया में, हमादा जैसलमेर के 100+ साइट्स पे। तो सारे गांव और स्थान याद हो जाए लगभग इम्पॉसिबल। तो अपनी बुक्स में कुछ इंपॉर्टेंट साइट हैं, सिर्फ वो हाईलाइट की हुई है, वो अपने को कम से कम याद होनी चाहिए। फिर दूसरा प्रमुख जो एरिया है इसमें बाड़मेर, और फिर एक तीसरा प्रमुख क्षेत्र है फलोदी। तो पहले तो अपने को लिखना होता था फलोदी जोधपुर, अब ये नहीं लिखना क्योंकि अब टैक्सी ट्रक बन गया है। क्या बन गया है? क्योंकि अब ये खुद भी जिला है। पहले ये सिर्फ क्या था, ये एक स्थान था, और अब अपने आप में इसका स्टेटस क्या है? अब ये जिला है। तो इसका मीनिंग इसका खुद का भी अब एक स्टेटस है, अब ये स्थान नहीं रहा, एक जिला हो गया है। जैसे दूध बना था 2-3 महीनों में, तुरंत दूध पी पी के पंचायत समिति में, पंचायत समिति से नगर पालिका में, नगर पालिका से सीधा जिले में।
यानी जितना जल्दी प्रमोशन दुद्दू का हुआ है, हालांकि दुद्दू को जब वापस हटा दिया अब जिला। वो एक बॉलीवुड में एक डायलॉग भी है ना, जिसमें वो एक पतला सा जो एक्टर आता है वो एक डायलॉग मारता है कि मैं सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। तो अशोक गहलोत जी मैप में दुद्दू की तरफ इशारा करते हुए किसी ने वो बनाया कि सड़क से उठा के, और अजमेर हाईवे पे ही है दुद्दू, तो वो सड़क से उठा के कि जिला बना दूंगा, तो उसको रातों रात ही जिला बना दिया। यानी 3 महीने में जितना जल्दी प्रमोशन दुद्दू का हुआ, लेकिन तुरंत आते ही 9 जिले वापस बाहर। तो ये वाले जो पार्ट हैं अपने, ये किस में काउंट है? ये हमादा रीजन में। हालांकि बाड़मेर में कोई प्रमुख साइट लिखी नहीं जाती है, लेकिन ड्यून्स भी होते हैं, लेकिन बाड़मेर अपने हमादा रीजन में भी आता है। ये जैसलमेर, अब जैसलमेर में जैसे हमादा जैसलमेर में इतने एरिया में, लेकिन बाकी बचा हुआ जैसलमेर है उसमें ड्यून्स बहुत ज्यादा है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में ड्यून सबसे ज्यादा, रेत के टीले किस जिले में सबसे ज्यादा है, और फिर आंसर आता है जैसलमेर। फिर माइंड में आता है कि सर आपने तो बताया था कि विदाउट सैंड ड्यून एरिया में जैसलमेर, लेकिन कंप्लीट जैसलमेर तो नहीं है ना उसमें, उसके कुछ प्रमुख साइट ही होती है। जिसका मीनिंग बाकी जैसलमेर में क्या है, ड्यून्स काफी ज्यादा है, रेत के टीले काफी ज्यादा बचे हुए जैसलमेर में। तो जैसलमेर दोनों में ही काउंट होता है कि राजस्थान में विदाउट सैंड ड्यून या हमादा मैक्सिमम किस जिले में, आंसर रहेगा जैसलमेर में। राजस्थान में ड्यून सबसे ज्यादा किस जिले में, आंसर रहेगा जैसलमेर में। ये सेम वैसा ही है जैसे हम कहते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में, जयपुर। जयपुर में सिटी में जितनी जनसंख्या है उतनी किसी भी जिले में नहीं है, किसी भी जिले के सिटी में जनसंख्या उतनी नहीं है। जयपुर के सिटी सिटी में लगभग 35 लाख लोग रहते हैं। फिर जयपुर का सिटी के बाद में आसपास का जो एरिया होता है वो जयपुर रूरल में काउंट होता है, जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में जितनी जनसंख्या है उतनी किसी भी राजस्थान के ग्रामीण में जनसंख्या नहीं है। तो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा किस जिले में, जयपुर में। किस जिले में सिटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, दोनों में जयपुर आंसर आ रहा है। अब कईयों को लगता है कि सब दोनों में जयपुर कैसे हो सकता है, तो गांव वाली गांव में रहती है, शहर वाली शहर में रहती है, दोनों अलग अलग रहती है। तो जहाँ हमादा है वहाँ हमादा है, और जहाँ हमादा नहीं है वहाँ वहाँ रेत के टीले हैं। गलत पकड़े हो। इसमें फर्स्ट हेडिंग में लिखेगा, फर्स्ट हेडिंग है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश विदाउट सैंड ड्यून रीजन। तो ड्यून्स के लिए जनरल कंडीशन क्या होती है समझ में आ गई? विंड्स होना चाहिए, सोइल होना चाहिए, और उसका निक्षेपण या डिपोजिशन होना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो इसका मीनिंग सोइल नहीं है, वहां पे रॉकी डेजर्ट। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है अपना विदाउट सैंड ड्यून रीजन, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसमें लिखिएगा यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, तो मुक्त का मीनिंग यही होता है नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी लिखना है यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। इसमें लिखे सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड हियर, सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड हियर, यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते क्योंकि, क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, यानी पत्थर जैसे स्ट्रक्चर, यानी रॉकी डेजर्ट। क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, बिकॉज रॉकी डेजर्ट इज फाउंड हियर। सैंड ड्यून्स आर नॉट फाउंड हियर बिकॉज रॉकी डेजर्ट इज फाउंड हियर। यहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हमादा कहा जाता है।
बिकॉज बिकॉज रॉकी डेजर्ट, तो जो रॉकी डेजर्ट लिखा उसको अंडरलाइन कर दीजिए। बिकॉज रॉकी डेजर्ट इज फाउंड हियर विच इज नोन एज हमादा, क्योंकि यहाँ पथरीला मरुस्थल पाया जाता है जिसे जिसे हमादा कहा जाता है। विच इज नोन एज हमादा। अब ये राजस्थान के किस एरिया में अधिक है, तो इसमें एरिया भी आपको बताए थे, जैसलमेर, रामगढ़, पोखरण एंड लोदरवा, बाड़मेर एंड फलोदी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, राजस्थान में हमादा सर्वाधिक इन राजस्थान स्टेट। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इन राजस्थान स्टेट हमादा इज मोस्टली एक्सटेंट, या हमादा इज मोस्टली फाउंड। राजस्थान में हमादा सर्वाधिक, और सर्वाधिक के आगे डैश करके और ये रैंक वाइज लिख दीजिए। सर्वाधिक रैंक फर्स्ट में लिखना है जैसलमेर, देन बाड़मेर एंड फलोदी। जैसलमेर, उसके आगे कुछ साइट है वो ब्रैकेट में लिख दीजिए उसमें। जैसलमेर, रामगढ़, पोखरण एंड लोदरवा। तो राजस्थान में हमादा स्ट्रक्चर या हमादा जो कलाकृतियां हैं या रॉकी डेजर्ट है वो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, जैसलमेर वाले क्षेत्र में। या कई बार जैसे ये ऑप्शन देते हैं रामगढ़, पोखरण, लोदरवा, और इनके साथ एक जगह और लिख देते हैं जैसलमेर की जो टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है सम, और फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन सा है जो विदाउट सैंड ड्यून में काउंट नहीं होता। तो सम काउंट नहीं होता, वो विद सैंड ड्यून में काउंट होता है, क्योंकि वहां जो सम है, सम में टूरिज्म ही ये है जो क्या देखना चाहते हैं, रेत के टीले या दोरे देखने के लिए जाते हैं। तो ये सम वाले ड्यून्स देखने के लिए जाते हैं लोग। तो सम अपने ड्यून्स को लेके, रेत के टीलों को लेके प्रसिद्ध है। तो इसमें ये पार्ट तो इतना ही था, सिर्फ रीजन बताना था कि बालूका स्तूप मुक्त क्यों है। मुक्त है रॉकी डेजर्ट के कारण। उसके लिए ज्योग्राफिकल टर्म्स क्या यूज होती है, हमादा। एग्जामिनर जब क्वेश्चन, क्योंकि अपन इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये पढ़ रहे होते हैं विदाउट सैंड ड्यून डेजर्ट के बारे में, जबकि एग्जामिनर टारगेट करेगा इसमें हमादा को, ये हमादा के बारे में बताइए। तो अपने को जैसे ये डेफिनेशन लिखी है उसमें अपने को उल्टा चलना होता है। फिर इसमें लिखा था ना लास्ट में हमादा कहा जाता है, तो उन्होंने पूछा कि हमादा का मीनिंग बताइए, क्वेश्चन यहाँ से निकलता है। तो हमादा पथरीले मरुस्थल को कहा जाता है, कि रॉकी डेजर्ट इज नोन एज हमादा, जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर जो स्थान मैंने आपको लिखवाए उसके बारे में लिखना है। अब जो दूसरा पार्ट है, इसमें एक तो अपने को ड्यून्स की डेफिनेशन, तो जहां तो ड्यून्स नहीं बन रहे थे तो वहां डेफिनेशन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो एक तो बालू का स्तूप है युक्त प्रदेश, तो युक्त प्रदेश में ड्यून्स बनते कैसे हैं, एक तो वो डेफिनेशन देखेंगे, यानी मीनिंग ऑफ ड्यून्स, और जब बन रहे हैं तो किस किस प्रकार के बन रहे हैं, यानी टाइप्स ऑफ ड्यून्स। तो इस ये वाला पार्ट थोड़ा डिटेल्स में रहेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है वो एग्जाम में 50 वर्ड में बनने की पॉसिबिलिटी, कि राजस्थानी में बालू का स्तूप का अर्थ क्या है, और राजस्थान के कुछ प्रकार हैं उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिए, यानी उन प्रकारों के बारे में लिखिएगा। तो टाइप्स तो मोर देन 30 से भी ज्यादा ड्यून्स होते हैं, लेकिन कुछ प्रसिद्ध टाइप्स हैं जो राजस्थान की बुक्स में ज्यादा हाईलाइट हैं, जिनके बारे में डिटेल्स दी हुई है, वो लगभग अपने 8-9 बालू का स्तूप है। तो उन 8-9 ड्यून्स के बारे में अपने को पता होना चाहिए, और उसमें भी आरपीएस लगभग 3-4 हैं जिनको बार बार रिपीट करती। तो सेकेंड हेडिंग में लिखिएगा, विद सैंड ड्यून रीजन बालू का स्तूप युक्त प्रदेश।
विद सैंड ड्यून रीजन, विद सैंड ड्यून रीजन वाले में एक तो मीनिंग ऑफ सैंड ड्यून यानी बालू का स्तूप का अर्थ, फिर ये राजस्थान में सर्वाधिक किस क्षेत्र में मिलेंगे, तो अभी बताया था मैंने कि हमादा भी सबसे ज्यादा जैसलमेर में, और विद सैंड ड्यून एरिया यानी रेत के टीले भी सबसे ज्यादा जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर का ज्योग्राफिकल एरिया काफी बड़ा है। जैसे जयपुर में जनसंख्या इतनी ज्यादा है 66.26 इतने लाख है, तो 2011 की, अब तो क्या पता कहाँ पहुंचा दी हम, क्योंकि रीजन बहुत सारे हैं। बर्थ बर्थ जो बर्थ रिकॉर्ड जो है या जो रेट है वो भी हाई है, यानी जयपुर इतना पीछे भी नहीं है जन्म दर के अंदर। और एक दूसरा रीजन जयपुर का बड़ा इन माइग्रेशन होता है, क्योंकि जिन सिटी के अंदर सुविधाएं अधिक होती हैं, रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं, वहाँ इन माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो जनसंख्या बढ़ने का कारण एकमात्र जन्म नहीं है, इन माइग्रेशन भी होता है। जैसे मैं 2005 से जयपुर में आया हूँ, जाने का नाम ही नहीं ले रहा, तो जयपुर में क्या हो गया, इन माइग्रेशन। और मैं मेरे मूल जिले से अब क्या हो चुका हूँ, लगभग आउट माइग्रेट, यानी उत्प्रवासी, और जयपुर के लिए अप्रवासी। तो सेम उसी तरीके से अपना जो जैसलमेर वाला एरिया वो काफी बड़ा होने के कारण उसमें ये कंडीशन भी ज्यादा मिलती है, और हमादा भी अधिक है। तो ड्यून्स का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया था कि ड्यून्स में अपने दो तीन कीवर्ड हैं जिनका यूज करना है अपने को। जैसे एक तो विंड्स या पवन, विंड्स अपने साथ क्या लेके चलती है, सोइल या मिट्टी। फिर या तो विंड की स्पीड कम होती है, या सामने कोई बैरियर आता है तो धीरे धीरे वो क्या करती है, उस मिट्टी को डिपॉजिट, उस मिट्टी का निक्षेपण या जमाव। और जमाव के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनको कहा जाता है ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप। तो एक तो शॉर्ट में इस तरीके से लिख दो, बाद में इसी के अकॉर्डिंग डिफिनेशन लिखेंगे अपन। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है तो निर्मित स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है, सैंड ड्यून कहा जाता है। व्हेन द विंड्स डिपॉजिट ऑफ सॉइल देन फॉर्म्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज सैंड ड्यून्स। तो इसमें कीवर्ड ये दो तीन पॉइंट होते हैं। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण किया जाता है तो बनने वाली स्थलाकृतियों को बालू का स्तूप कहा जाता है। तो या तो ब्रैकेट में शॉर्ट में कीवर्ड लिख के नीचे फिर डेफिनेशन लिख दीजिए, या पहले डेफिनेशन लिख लो बाद में कीवर्ड नीचे अलग से लिख दो ब्रैकेट में। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है, निक्षेपण यानी जमाव, ब्रैकेट में जमाव लिख सकते हो। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण या जमाव होता है तो निर्मित स्थलाकृति को, तो निर्मित स्थलाकृति को यानी जो स्ट्रक्चर बनता है उसके लिए कहते हैं निर्मित स्थलाकृति को, स्थलाकृति को बालू का स्तूप कहा जाता है। When the winds deposit of soil, when the winds deposit of soil, then formed structure, then formed structure is known as sand dune, या are known as sand dunes. When the winds deposit of soil, then formed structure is known as sand dune. तो इसमें जो की वर्ड है, क्योंकि विंड्स के काम कई होते हैं, जैसे पवन किसी एरिया से निकल रही है और वहां पे सोइल या मिट्टी है तो वो मिट्टी को काटना भी स्टार्ट कर देती है, तो इस काम को कहते हैं इरोजन, यानी मिट्टी मिट्टी का अपरदन या कटाव। और विंड जब अपने साथ मिट्टी का कटाव करके अपने साथ उस मिट्टी को उड़ाना स्टार्ट कर दे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, जब हवा के साथ मिट्टी उड़ती हुई आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, डस्ट स्टॉर्म, आंधी कहते हैं अपन की, आंधी आ गई। और जैसे जैसे विंड्स की स्पीड कम होती है या उस मिट्टी के सामने कोई अवरोध आता है, दीवार आती है, वनस्पति आती है, कोई पहाड़ आता है,
तो उसके पास में वो मिट्टी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाती है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो पवन का काम उसको अपरदित करना भी होता है, उसका परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन करना भी होता है, और उसको डिपॉजिट करना भी होता है। तो पवन की कौन सी क्रिया से या किस एक्शन के द्वारा ड्यून्स का निर्माण होता है, इरोजन वर्क से, ट्रांसपोर्टेशन से, या डिपोजिशन से? तो ये कार्य होता है मुख्यतः इसमें। तो ये कीवर्ड ये भी पूछे जा सकते हैं, बालू का स्तूप के निर्माण के पीछे मुख्य कारण क्या है? विंड विंड इरोजन प्रोसेस, विंड ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, या उसका डिपोजिशन? तो डिपोजिशन प्रोसेस होता है इसमें मेन। तो आपने ये तो बता दिया कि विंड्स विंड्स के द्वारा जब सॉइल का डिपोजिशन होगा तो बनने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या मानेंगे, ड्यून्स या बालू का स्तूप। लेकिन ये ड्यून्स सबसे ज्यादा राजस्थान के किस जिले में होंगे? ये जैसलमेर में अधिक होंगे। और आपको सारे ऑल टाइप सैंड ड्यून, सभी प्रकार के बालू का स्तूप एक ही जिले में देखने हैं, तो वो जिला रहेगा जोधपुर। तो इसका मीनिंग भले ही जोधपुर में रेत के टीले ज्यादा नहीं है, लेकिन टाइप्स आपको सारे मिलते हैं यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में आप बैठे हो 500 स्टूडेंट, और 500 स्टूडेंट सारे जयपुर से ही। नीचे वाले क्लासरूम में जैसे 50 स्टूडेंट हो, और वो राजस्थान के 41 जिलों से हो। तो एक तो क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के सभी जिलों से स्टूडेंट कहाँ पर हैं, तो हम कहेंगे नीचे वाले या बी क्लासरूम। और एक पूछें कि स्टूडेंट ज्यादा कहाँ पे बैठे हैं, तो हम अपने क्लासरूम का नाम लेंगे कि क्लासरूम जो ए है उसकी बात। तो मीनिंग है ड्यून्स का ज्यादा होना और ड्यून्स के सारे टाइप मौजूद होना, दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो राजस्थान में मैक्सिमम ड्यून्स कहाँ पर हैं? जैसलमेर में। और सभी प्रकार के रेत के टीले, तो मैक्सिमम सैंड ड्यून्स या मोस्टली सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन जैसलमेर, एंड ऑल टाइप सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन जोधपुर। कि राजस्थान में अधिक बालू का टीले जैसलमेर में है, और सभी प्रकार के बालू का टीले जोधपुर में। तो इसी में जो डेफिनेशन आपने लिखी उसी के नीचे एक लाइन में लिखे, नेक्स्ट लाइन में, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप इन राजस्थान स्टेट, इन राजस्थान स्टेट मोस्टली सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, या सर्वाधिक बालू का स्तूप और आगे डेस्क करके लिख दो जैसलमेर। इन राजस्थान स्टेट सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर। फिर इसी में नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखो, जबकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। इन राजस्थान स्टेट सैंड ड्यून्स आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर। नेक्स्ट लाइन में लिखे, वाइल ऑल टाइप सैंड ड्यून्स, जबकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप, वाइल ऑल टाइप सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन जोधपुर, जबकि सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। तो ऊपर आपने क्या लिखा है, मोस्टली सैंड ड्यून, सर्वाधिक, सर्वाधिक को अंडरलाइन कर दीजिए। और नेक्स्ट में आपने सर्वाधिक नहीं बताया, आपने बताया ऑल टाइप ड्यून्स, तो उसमें ऑल टाइप सैंड ड्यून है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, सभी प्रकार को। तो इसका मीनिंग दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। अब ये कीवर्ड वाला लिख सकते हो कि एग्जाम में अपने वो डेफिनेशन रटनी नहीं पड़े कि विंड्स के द्वारा या पवन के द्वारा जब मिट्टी का जमाव होता है तो बनने वाली स्थलाकृतियों को सैंड ड्यून्स कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि बालू का स्तूप का मीनिंग क्या होता है। लेकिन जब बालू का स्तूप अगर वहां पर है तो कौन कौन से प्रकार के हैं, तो अब इसमें पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। तो इसी में नेक्स्ट हेडिंग और डालिएगा, एक लाइन का गैप छोड़ते हुए हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूप के प्रकार। नेक्स्ट में है टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। बालू के स्तूप के प्रकार के नाम सुने हुए हैं? आप में से वो स्टूडेंट जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के स्टूडेंट, ज्योग्राफी जिनके सब्जेक्ट कम है, नॉन ज्योग्राफी वाले ज्यादा है?
तो जो टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स है उसमें एक प्रसिद्ध टाइप होता है बरखान। कौन सा खान? बरखान। जो बालू का टीलों में सबसे प्रसिद्ध बालू का स्तूप में से है ये। कईयों को तो रेत का टीला ये एक ही याद रहता है, बरखानी। अब जैसे पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण होता है या मिट्टी का जो जमाव होता है, उस जमाव में अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर बनते हैं, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनके टाइप्स होते हैं। जैसे जिस डायरेक्शन से विंड्स आती है या पवन आती है, तो बाद में बीच में कुछ वेजिटेशनल पार्ट होता है, उसके कारण यहाँ बीच में मिट्टी का जमाव और उस वनस्पति के दोनों तरफ मिट्टी आगे की ओर निकल जाती है। तो ये क्रिस्टेंट शेप बनती है, अर्धचंद्राकार आकृति, जिसमें जो विंड्स है उस विंड्स की तरफ इसमें ढाल किस प्रकार का बनता है? जैसे अपने उभरे हुए लेंस होते हैं ना, इस तरीके से कॉन्वेक्स। और आगे की ओर जो ढाल होता है वो इनका अंदर की ओर धसा हुआ होता है, जैसे ये धसे हुए लेंस होते हैं ना, इस तरीके से अंदर की तरफ, इसको कहते हैं कॉनकेव। तो उस तरीके से अपने ये वाला जो विंड डायरेक्शन में जो ढाल होता है या विंड वर्ड साइड है, ये होता है अपना उत्तल ढाल, यानी कॉन्वेक्स स्लोप। जबकि इसके जस्ट सामने वाला जो ढाल है, यानी विंड डायरेक्शन के अपोजिट वाला, इसमें मिट्टी है वो अंदर की तरफ धसी हुई होती है, तो ये अंदर वाला जो स्लोप या ढाल होता है वो अवतल ढाल होता है इसमें। इसमें जो रेत के टीले बालू का स्तूप है, इसकी जो भुजाएं होती हैं दोनों, इसमें लगभग दोनों भुजाओं में गैप होते हैं 100 से 200 मीटर का। 100 से 200 मीटर का मीनिंग है कि लगभग अपने अजमेर हाईवे वाली जो बोलते हैं ना 200 फीट रोड, उस 200 फीट रोड का लगभग अपने 2 से 3 गुना कर दो आप, लगभग उतनी चौड़ाई के अंदर इसकी भुजाओं के बीच में गैप होता है। और फिर इन बालू का टीलों की जो हाइट होती है, डेटा मीटर में है, किलोमीटर में नहीं। किलोमीटर में तो जिला चेंज हो जाए अपने इतने में, हरियाणा जैसा राज्य चेंज हो जाए। इनकी जो हाइट होती है, ऊंचाई जो होती है, तो ऊंचाई वाला पार्ट ये होता है। तो अपन यहाँ हवा में नहीं लिख पाएंगे, इसका उधर लिख रहे हैं। तो हाइट या ऊंचाई वाला पार्ट है, उसमें एक एक जीरो कम कर दीजिए, ये वाला। तो 10 से 20 मीटर। तो 10 से 20 मीटर भी कम नहीं होता, 20 मीटर में लगभग 60 फीट होता है। 60 फीट का मीनिंग है कि 6 मंजिल की इमारत। लगभग एक इमारत अपन एवरेज लगभग 10 फीट की मान के चलते हैं, तो लगभग 60 फीट की इमारत यानी 6 मंजिल की इमारत जितनी ऊंची होती है उतने बड़े रेत के टीले होते हैं। जैसे जैसलमेर वगैरह या पश्चिमी राजस्थान में जाते हैं ना, तो रेत के टीलों के ऊपर कई तो पॉलीथीन लगा के नीचे और बाद में फिसलते हैं, तो नीचे जाने में तो जोर नहीं आता, वापस ऊपर जाने में जोर आता है इनमें। तो ये इन बालू का टीलों की पहचान होती है। देखने में ये किस प्रकार के दिख रहे हैं? अर्धचंद्राकार। राजस्थान में अर्धचंद्राकार रेत, मैंने जिला भी बताया था आपको, सीकर। ये मुख्यतः क्रिश्चियन शेप में होते हैं, इनको माना जाता है बरखा। तो डेफिनेशन जनरली अपन यहां से लिख रहे होते हैं कि जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो बनने वाले बालू का स्तूप को बरखान। अभी जो ड्यून्स की डेफिनेशन लिखी थी वो भी लगभग ऐसी ही थी, वहां हमने उसकी आकृति नहीं बताई थी। वहां सिंपल लिखा था पवन के द्वारा जब मिट्टी का निक्षेपण होता है तो क्या कहलाता है? ड्यून्स। और वहीं पे पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है या क्रिस्टेंट शेप में होता है तो उसको क्या कहा जाता है? बरखान। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बताने होते हैं उनके। अब जैसे विंड्स जिस डायरेक्शन में चल रही है, उस डायरेक्शन में कोई राइट एंगल या समकोण पे कोई अवरोध आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोई दीवार आ गई, कोई माउंटेन आ गया, राइट एंगल या समकोण पे कोई अवरोध आ गया, तो ये विंड्स यहाँ टकराएगी और मिट्टी का जमाव यहाँ कर देगी। तो मिट्टी का जमाव है वो विंड डायरेक्शन के किस एंगल पे हो रहा है? राइट एंगल या समकोण पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं विंड डायरेक्शन में हूँ और विंड डायरेक्शन में हूँ, सामने वाली दीवार मेरे से राइट एंगल पे, जैसे मेरी डायरेक्शन ये है तो सामने वाली दीवार मेरे लिए राइट एंगल या समकोण पे है। तो जैसे विंड डायरेक्शन जिस साइड से मिट्टी लेकर जाएगी, वो मिट्टी इस दीवार के टकरा के और इसके पास में जमा होगी,
या विंड डायरेक्शन में जमा होगी? जब मिट्टी का जमा होगा तो पवन के दिशा में होगा या दीवार के पास में होगा? दीवार के पास का मीनिंग है विंड डायरेक्शन के राइट एंगल पे, समकोण पर हो रहा है। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का जमाव समकोण या राइट एंगल पे होता है तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जो देखने में विंड और ड्यून्स है वो आपको टी शेप में दिखाई दे रहा है ना ऐसे, इसको कहते हैं ट्रांसफरस सैंड ड्यून्स। कौन से? ट्रांसफरस सैंड ड्यून्स, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। एक जिसमें जो विंड डायरेक्शन होती है, पवन की जो दिशा होती है, उसी विंड डायरेक्शन में ही रेत के टीले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कारण ये होता है कि विंड्स की स्पीड जब तेज होती है तो उसमें बारीक और मोटे कण दोनों पार्टिकल्स आते हैं, और जैसे जैसे विंड्स की स्पीड थोड़ी धीरे होती है तो उसमें मोटे कण है वो धीरे धीरे उसके डायरेक्शन में जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे, विंड डायरेक्शन में। क्योंकि विंड्स की स्पीड जैसे ही धीमी होती है तो जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट या परिवहन करने की उसकी क्षमता कम हो जाती है। एक तो तेज स्पीड होती है तो मोटे पार्टिकल्स को लेके भी चल सकती, लेकिन जैसे ही विंड स्पीड कम होगी तो मोटे पार्टिकल्स धीरे धीरे डिपॉजिट होते हैं। वो डिपॉजिट होते चलते हैं विंड डायरेक्शन के समानांतर या पैरेलल। तो पैरेलल बनने वाले सैंड ड्यून्स को अपन कहते हैं रेखिक बालू का स्तूप, यानी लीनियर सैंड ड्यून्स, जिसमें विंड्स और उसके साथ बनने वाला जो रेत का टीला है वो दोनों एक लाइन में दिखाई देते हैं आपको। तो एक लाइन और एक रेखा में बनने वाले बालू का स्तूप को क्या बोलेंगे? रेखीय बालू का स्तूप। इनके लिए जनरली अपन अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप ये शब्द भी यूज करते हैं, और इनको अपन रेखिक बालू का स्तूप भी बोलते हैं। एक लाइन के रूप में दिखाई देते हैं, इसका इनको लीनियर सैंड ड्यून, या इनको लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स भी कहा जाता है। तो इन दोनों में सिर्फ एक की वर्ड का फर्क रहेगा, इसमें रहता है समानांतर और इसमें रहता है समकोण। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर होता है तो बनने वाले बालू के स्तूप को अनुप्रस्थ। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण पवन की दिशा के समानांतर होता है तो उसको अनुदैर्ध्य या रेखिक बालू का स्तूप या रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है, लीनियर सैंड ड्यून्स। और जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो उसको बरखान। इसका मीनिंग सब में डेफिनेशन लगभग एक जैसी है, सिर्फ कीवर्ड या उसका जो शेप या आकृति जो बन रही है वो थोड़ी सी अलग बन रही है। तो जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण, ये सब में यूज होगा। जब मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार, देन बरखान। मिट्टी का निक्षेपण समकोण पर, देन ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। मिट्टी का निक्षेपण या जमाव पैरेलल या समानांतर, देन लीनियर सैंड ड्यून्स या रेखिक बालू का स्तूप। ये दो तीन सैंड ड्यून्स ये समझ में आए। इसमें जो बरखान वाला जो है अर्धचंद्राकार, ये अपने विंड डायरेक्शन के साथ बहुत तेज गति से शिफ्ट होता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में हवाओं के साथ ये जो ड्यून्स हैं वो इस साइड में शेखावाटी की तरफ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब शेखावाटी में अपने तीन प्रमुख जिले होते हैं, एक तो चूरू, एक होता है सीकर, एक होता है झुंझुनू। तो इन जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तीनों जिलों में सबसे बड़ा चूरू। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखें एरिया वाइज। चूरू सबसे बड़ा है, सीकर उससे छोटा है, झुंझुनू तीनों में सबसे छोटा है। तो शेखावाटी में जो सबसे बड़ा जिला है वहां डेजर्ट कंडीशन भी ज्यादा है। राजस्थान में आगे हम पढ़ेंगे, राजस्थान में सबसे कम फॉरेस्ट, सबसे कम वन के जिले में है राजस्थान में चूरू में, जहाँ एक प्रकृति पार्क भी बनाया गया। तो जहाँ प्रकृति बिल्कुल समाप्त है लगभग, वहां प्रकृति पार्क बना है। तो राजस्थान के अंदर प्रकृति पार्क के जिले में नेचर पार्क कहाँ बनाया गया है? चूरू के अंदर। तो राजस्थान के अंदर इस साइड में, चूरू वाली साइड में बरखान सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। लिखने में तो जनरली हम लिखते हैं कि शेखावाटी में सबसे अधिक है, लेकिन शेखावाटी में भी अगर ऑप्शन सारे जिले अलग अलग आए तो आंसर किसको मानना है? चूरू। चूरू में एक स्थान आता है भालेरी गांव। क्या लेरी? भालेरी। तो ये भालेरी विलेज है जो मुख्यतः बरखान सैंड ड्यून्स के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है।
तो एक विशेषता मैंने अभी बताई थी आपको कि विंड्स के साथ बहुत तेज गति से शिफ्ट होते हैं। तो मोस्ट डायनेमिक, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन सा होता है? बरखान। मरुस्थलीकरण में सबसे ज्यादा योगदान उसका होता है जो तेज गति में आगे शिफ्ट होता है। तो डेजर्टिफिकेशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला या योगदान देने वाला बरखान। क्योंकि जो मरुस्थलीकरण को बढ़ा रहे हैं वो हरियाणा बॉर्डर तक पहुंच गए हैं अपने। क्योंकि राजस्थान के मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा किस स्टेट में हो रहा है? तो ये थोड़ा बहुत माइंड अपने को, क्योंकि अपन बाउंड्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब आपको ये देखना है कि राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट के अंदर यूपी तो आता है, ये वाला जो अपना जयपुर अलवर आता है उसके बाद स्टार्ट होता है यूपी। तो इधर डीग, डीग से स्टार्ट होगा। तो यूपी में तो डेजर्ट नहीं माना जाता, ना अपने एमपी में माना जाता है। यानी जो शॉर्ट में लिखते हैं ना जिन स्टेट्स को ज्यादा अपन इंग्लिश वर्ड में, यूपी एमपी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दो में डेजर्ट नहीं माना गया। बाकी हमारे तीन पड़ोसियों के पास डेजर्ट मानते हैं। गुजरात के पास है, राजस्थान के पास मैक्सिमम है, और इसका विस्तार या डेजर्टिफिकेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा हरियाणा में, क्योंकि सबसे बड़ा बॉर्डर इधर हरियाणा का ही है। पंजाब का बॉर्डर तो 100 किलोमीटर से भी कम है, और नदियां अधिक हैं पंजाब की तरफ, कैनाल्स अधिक हैं, तो डेजर्ट का इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता वहाँ। लेकिन फिर भी मानते हैं पंजाब के अंदर भी। तो डेजर्ट जो थार का डेजर्ट है वो राजस्थान के पास, गुजरात के पास, देन हरियाणा और पंजाब के पास। लेकिन उसका डेजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण सबसे ज्यादा किस राज्य में हो रहा है? मरुस्थलीकरण का मीनिंग था उसका बढ़ना। और मरुस्थल सबसे ज्यादा किसके पास है? राजस्थान। तो अपने पास तो है, और बढ़ किस साइड में रहे? हरियाणा की ओर। किस ड्यून्स के कारण? तो जो हरियाणा बॉर्डर के पास में पहुंच गया, यानी शेखावाटी तक जो पहुंच गया है, वो उसके पीछे रीजन होता है बरखान सैंड ड्यून्स। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग में लिखिएगा टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स, जो लिखे हैं उसमें फर्स्ट हेडिंग है बरखान। तो बरखान में डेफिनेशन से पहले इसमें ये डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम देखो, आप ये जो भुजा है वो इस तरीके से भी बना सकते हो, लेकिन फिर विंड डायरेक्शन को आपको इधर दिखाना होगा। क्योंकि इसमें जो भुजाएं होती हैं ड्यून्स में, वो विंड डायरेक्शन की तरफ ही होती हैं ऐसे। और आप भुजाओं को इस तरीके से करते हो बरखान की, तो विंड डायरेक्शन फिर इस साइड में हो जाएगी इस तरीके से। तो कई जगह आपको बुक्स में ऐसे भी बने हुए दिखे, तो आपको ये नहीं लगा कि हमें तो उल्टा बनवा दिया। ये पार्ट है, इसमें चौड़ाई वाला हिस्सा है इसका। बालू का स्तूप में जो भुजाएं हैं उसके बीच में चौड़ाई कितनी है? 100 to 200 मीटर, 100 से 200 मीटर। इसकी वृत्त या चौड़ाई वाला हिस्सा है 100 to 200 मीटर। हाइट वाला है 100 और 200 में से एक एक जीरो कम कर लेना, 10 to 20 मीटर। ये इसकी ऊंचाई वाला पार्ट है। तो बाई चांस ऐसे कुछ फैक्ट यूज किए जाए कि चौड़ाई क्या है भुजाओं की, ऊंचाई क्या है, तो ये मीटर्स में डेटा ये याद होने चाहिए अपने। तो विंड्स के द्वारा इस स्ट्रक्चर कैसा बना है, इसके ब्रैकेट में आगे लिख दो क्रिसेंट शेप, और आगे इक्वल टू बरखान। फिर डेफिनेशन लिखेंगे हम, जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो बनने वाले बालू का स्तूप को बरखान कहा जाता है। डायग्राम के बाद डेफिनेशन में लिखिएगा, when the winds deposit of soil in crescent shape, when the winds deposit of soil in crescent shape
then formed structure is known as बरखा। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है, when the winds deposit of soil in crescent shape, then formed structure is known as या is called बरखा। तो डेफिनेशन लगभग वैसी है, सिर्फ आकृति बताई है हमने, जो आकृति बताई है वो अंडरलाइन कर दीजिए, अर्धचंद्राकार। तो जरूरी नहीं एग्जामिनर हमेशा पूरी डेफिनेशन ही लिखे, वो सिंपल पूछेगा क्रिस्टेंट शेप ड्यून्स कौन से होते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो आंसर रहेगा बरखा। तो when the winds deposit of soil in crescent shape then formed structure is known as बरखान। जब पवन के द्वारा मिट्टी का निक्षेपण अर्धचंद्राकार आकृति में होता है तो निर्मित बालू का स्तूप को या स्थलाकृति को बरखान कहा जाता है। तो निर्मित स्थलाकृति को बरखान कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेगा राजस्थान में बरखान सर्वाधिक इन राजस्थान स्टेट, बरखान is mostly found या mostly extent। राजस्थान में बरखान सर्वाधिक तो सर्वाधिक में जो मेन एरिया आता है वो शेखावाटी। अब शेखावाटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, चूरू भालेरी विलेज, तो ये इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना। तो सबसे शेखावाटी ब्रैकेट में लिख देना, चूरू भालेरी, यानी शेखावाटी में भी एक जिला लेना हो तो वो मेन चूरू रहेगा। इसके बाद में जो कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट है उसमें बीकानेर, चूरू के जस्ट सामने आता है ना डिस्ट्रिक्ट बीकानेर। ये चूरू बीकानेर वाले जो पार्ट हैं इनमें डेजर्टिफिकेशन अधिक होने के कारण, मरुस्थलीकरण अधिक होने के कारण इन क्षेत्रों को अपन राजस्थान में थली प्रदेश भी कहते हैं। तो आगे मीनिंग लिखवाएंगे थली का क्या होता है। जैसे अपना जो घर होता है उस घर के बाहर जो दहलीज होती है इसको थली कहते हैं। जो आसपास की जो जमीन होती है वो जमीन से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ भाग होता है। जैसे कई बार ये टावर वगैरह घर के पास में नहीं होता, चौखट के आसपास का हिस्सा जो थली जहाँ खेल रहे होते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को हम कहते हैं टावर का ध्यान रखना थली से गिर ना जाए। तो थली का मीनिंग ऊंचा पार्ट। तो अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट, मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, थली प्रदेश। और ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है उस साइड में ड्रेनेज सिस्टम एक्टिव नहीं होता है। भाई कभी ऊंचाई के ऊपर आपने नदियों को ऊपर जाते हुए देखा है? मैंने भी नहीं देखा कभी। तो इसका मीनिंग पानी हमेशा स्लोप के अकॉर्डिंग बहता है। जैसे हिमालय की ओर से इस साइड में पानी आता है तो चूरू और बीकानेर की ओर एंट्री नहीं करता, सीधा इस साइड में पाकिस्तान की ओर चला जाता है। शेखावाटी में जो कांतली नदी आती है वो झुंझुनों में बहते हुए और चूरू के बॉर्डर पे समाप्त हो जाती है, चूरू में एंट्री नहीं कर पाती। तो राजस्थान में बीकानेर और चूरू वो जिले माने जाते हैं जहाँ कोई नदी नहीं है। तो नदी क्यों नहीं है समझ में आ गया, बिकॉज दिस जियोग्राफिकल रीजन इज नोन एज थली रीजन, क्योंकि ये भौगोलिक क्षेत्र थली के नाम से प्रसिद्ध है। अपलैंड पार्ट ऑफ डेजर्ट है, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग। तो जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन जहाँ ज्यादा होता है, क्योंकि मरुस्थलीकरण करने के लिए हवाओं की आवश्यकता होती है और हवाएं कभी स्लोप के अकॉर्डिंग नहीं चलती, हवाएं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलती है। जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहां पे लो एयर प्रेशर होता है। तो हवा हमेशा कम हाइट से अधिक हाइट के एरिया में भी जा सकती है। क्या हवा जा सकती है क्या हाइट वाले पार्ट में? जाती है। भाई आप सुबह शाम से छत पे खड़े होते हो ना, तो कुछ हवाएं देखते हो आप, महसूस करते हो। देखते तो क्या हो, देखते तो कुछ और ही हो। तो इसका मीनिंग है कि विंड्स के अंदर, अब कईयों को लगता है सर पानी तो इधर आ रहा है और डेजर्ट उधर कैसे जा सकता है। तो डेजर्ट हवाओं के साथ शिफ्ट होता है, जबकि पानी हमेशा स्लोप के अकॉर्डिंग चलता है। पानी के लिए ढाल चाहिए होता है, जबकि हवा के लिए ढाल नहीं, हवा के लिए लो एयर प्रेशर चाहिए होता है। जहाँ निम्न वायुदाब होगा वहां विंड चलेंगे।
तो इसमें बीकानेर, बीकानेर के साथ इसी संभाग का ऊपर एक जिला और लिख सकते हो, श्री गंगानगर। तो ये प्रमुख जिले हैं, बाकी ऐसा नहीं इन 3 जिलों में है। जैसे मैंने एक अभी ऊपर लिखवाया था कि जोधपुर में सभी प्रकार के रेत के टीले हैं, तो जोधपुर भी इसमें एग्जाम्पल होता है, लेकिन उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। मेन डिस्ट्रिक्ट हम वो लिख दीजिए तीनों। शेखावाटी, शेखावाटी में मेन कौन है? चूरू। देन अगला है बीकानेर, उसके बाद में श्री गंगानगर। अब इन बालुका स्तूप की एक दो विशेषताएं हैं, वो लिख दीजिएगा, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा ड्यून्स। बरखान बालुका स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है। बरखान बालुका स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप। बरखान सैंड ड्यून, बरखान सैंड ड्यून इज मोस्ट डायनेमिक सैंड ड्यून। बरखान बालुका स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है। बरखान सैंड ड्यून इज मोस्ट डायनेमिक सैंड ड्यून्स। डायनेमिक यानी जो बार बार अपना स्थान और तेजी से चेंज करते हैं, उनको कहते हैं गतिशील बालुका स्तूपों को। बरखान बालुका स्तूप सर्वाधिक गतिशील बालुका स्तूप है। इस कारण, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इस कारण, आगे कंटिन्यूस लिखते रहो, इस कारण यह मरुस्थलीकरण को सर्वाधिक बढ़ाते हैं। इस कारण ये मरुस्थलीकरण को सर्वाधिक बढ़ाते हैं या मरुस्थलीकरण सर्वाधिक करते हैं। That's why या therefore बरखान सैंड ड्यून मैक्सिमम कंट्रीब्यूट इन डेजर्टिफिकेशन। बरखान सैंड ड्यून्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूट इन डेजर्टिफिकेशन। इस कारण ये मरुस्थलीकरण को सर्वाधिक बढ़ाते हैं, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देते हैं, मीनिंग एक ही। तो डेजर्टिफिकेशन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन से ड्यून्स का होता है? बरखान। क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा डायनेमिक या गतिशील होते हैं। तो ऊपर जो लिखा है उस कारण से नेक्स्ट कारण होता है, यानी गतिशील है, इस कारण डेजर्टिफिकेशन को अधिक बढ़ाएंगे। तो डेजर्टिफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि जो फर्टाइल लैंड होती है, यानी जो उपजाऊ भूमियां होती हैं, वो अनुपजाऊ भूमि में कन्वर्ट हो जाए, या जो नॉन डेजर्ट एरिया होता है वो डेजर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाए। तो उपजाऊ का अनुपजाऊ में, नॉन डेजर्ट का डेजर्ट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? डेजर्टिफिकेशन। क्योंकि मरुस्थलीय भूमियों को हम क्या मानते हैं? उपजाऊ या इनफर्टाइल लैंड। तो ये फर्टाइल के बजाय इनफर्टाइल यानी अनुपजाऊ भूमियां मानते हैं। तो इसका मीनिंग जो मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं है उसका मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाना, और जो उपजाऊ एरिया उसका अनुपजाऊ एरिया में कन्वर्ट हो जाना, अपने आप में क्या होता है? डेजर्टिफिकेशन। यानी इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट होना और डेजर्ट लैंड में कन्वर्ट होना डेजर्टिफिकेशन होता है। ये आपके इकोलॉजी में एक पार्ट भी है, मरुस्थलीकरण करके, वहां लिखवाया जाएगा। पढ़ा है क्या आपने इकोलॉजी में? बाकी के टाइप्स पढ़ेंगे अपन कल। थैंक यू।